Good morning, guys. Today is the second session of Forex. पहली क्लास में जो हम लोगों ने चीजें की थी, पहले तो एक चीज करिएगा कि आज की क्लास आप लोगों के पास फॉरेक्स को एग्जैक्टली कैसे पढ़ा जाता है, समझ के हर एक चीज को, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 1.5 घंटा आप लोगों का इन्वेस्ट किया हुआ आपके मल्टीपल आवर सेव कर सकता है। इसलिए पहले तो इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है हम लोगों ने, बीच में बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी स्पीड इंक्रीज के, है ना। सेकंड चीज ये है कि जो भी कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, वो नोट करके रखनी है। आपने मुझे फटाफट से व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर में आ जाएगा, है ना। अब जो पहली क्लास में हम लोगों ने चीजें की थी, उस पर्टिकुलर चीजों के ऊपर अगर मैं कंसंट्रेट करूं, उनको पहले रिवाइज करें पहले 5 मिनट में, ताकि वो ब्रशअप हो जाएं और फिर हम आगे बहुत अच्छे से चल सकें। तो मेरे साथ साथ पहले जो लास्ट क्लास में हमने चीजें की थी, उनको जल्दी से ब्रशअप करना है। पहली क्लास में हमने मेजरली, अगर अभी नहीं लगाई है तो पहली क्लास लगाना, तभी दूसरी के ऊपर आना, है ना। पहली क्लास में हमने मेजरली चीजें डिस्कस करी थी। कुछ 2 बेसिक्स पॉइंट डिस्कस करे थे कि परसेंटेज से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल से परसेंटेज फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना। परसेंटेज 10% मींस 10 आउट ऑफ 100, तो 10 डिवाइड बाय 100 करके उसको लिखा जा सकता है और 0.10 करके लिखा जा सकता है। वाइसे वर्सा 0.10 कैन ऑल्सो बी डिनोटेड एज 10% इफ यू हैव मल्टीप्लाइड इट विद, है ना, विद 100 ऑब्वियसली। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास आया कि जब भी कभी आपको किसी सवाल में भी इंटरेस्ट रेट दिखे, तो जिंदगी में कभी कोई गलती मत करना, उनको कभी भी डायरेक्टली मत लगा देना। हमेशा इंटरेस्ट रेट्स आपको कैसे दिए होंगे, पर एनम के हिसाब से। और अगर आपने गलती से उनको पूरा लगा दिया, तो बड़े आराम से आप सवाल को 10 नंबर के, 12 नंबर के, 15 नंबर के सवाल को गलत करके आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट जब हमने शुरू किया तो हमने डिस्कस किया कि जो ये चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, ये 2 टॉपिक से मिलकर बना है ना। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, द सेकंड वन इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। और फिर हमने कुछ बेसिक सी डिस्कशन करी कि रिस्क आखिरकार किसको बोलते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि अगर आपको पूरे सवाल में यही पता नहीं चला कि रिस्क किसको है, तो क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से? द आंसर इज नो। तो पहले आपको यह पता करना है कि रिस्क आखिरकार होता क्या है ना। और रिस्क को डिफाइन करने के लिए हमने बड़े सारे एग्जांपल्स लिए, चाहे वो मटर पनीर वाला एग्जांपल हो, चाहे वो चाय वाले का एग्जांपल हो, चाहे जो मर्जी, है ना। पर उससे कुछ चीजें हम लोगों ने, कुछ क्रक्स निकाले कि जब भी हम रिस्की पोजीशन की बात करते हैं, तो कोई ट्रांजैक्शन आज के आज करना पड़े हमें मजबूरी में, तो चाहे पैसे ज्यादा जाएं चाहे कम जाएं, उसमें लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, पर रिस्क नहीं होता। रिस्क होने के लिए क्या चाहिए? कहीं ना कहीं एक फ्यूचर डेट का होना, इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी और एक मैंडेटरी प्री कंडीशन है ना। एक फ्यूचर डेट होनी चाहिए। सेकेंडली, हम उस ट्रांजैक्शन में कोई इंटरेस्टेड पार्टी भी होनी चाहिए। अब मुझे आकर कोई बोले कि यस, जेट के जो आपके प्राइवेट जेट्स होते हैं ना, उनकी कीमतें अगले महीने से 4 करोड़ बढ़ जाएंगी, बढ़ती रहें, मुझे खरीदना ही नहीं है ना। तो अगर मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, तो मेरे हिसाब से 4 करोड़ ना छोड़ो, मैं बोलूंगा 40 करोड़ बढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है ना। पर अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें मैं इंटरेस्टेड पार्टी हूं, तो फिर मुझे जरूर उसकी चिंता होगी, जो मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना हो, है ना। तो मैं उसमें इंटरेस्टेड पार्टी होना चाहिए, फ्यूचर टाइम पीरियड इन्वॉल्व होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसके प्राइसेस में क्या होनी चाहिए, आइटम के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन भी होनी चाहिए, तब हम उसको बोल सकते हैं रिस्क। ठीक है सर, पता चल गया हमें। ठीक है, अब आगे चले हम लोग। तो हमने डिस्कस किया कि एक फॉरेक्स मार्केट में या फॉरेन एक्सचेंज जब पढ़ते हैं, तो उसमें ट्रांजैक्शंस को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे करेंसीज को एक दूसरे से स्वरूप में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो उसमें हम लोगों ने बेसिक 3 गोल्डन रूल्स की कुछ चर्चा हुई थी, है ना। तो पहले तो मैं आपको कोटेशंस एंड ऑल रिक्वायरमेंट बता देता हूं, उसके बाद हम लोग 3 गोल्डन रूल्स की चर्चा करके फिर आज की क्लास आगे बढ़ाएंगे, है ना। और माइंड माय वर्ड्स, मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि 400 घंटे के फॉरेक्स को मैं आपको 70 घंटे में करा, फॉरेक्स नहीं सॉरी, पूरे एसएफएम को 70 आवर्स में करा दूंगा। पर उसमें आपको एक एक चीज जिसके ऊपर मैं फिर भी फोकस कर रहा हूं, वो जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इन चीजों में जंप मारे, आपको मुश्किल लगेगा फॉरेक्स। और अगर आपने इनको ढंग से समझ लिया, तो इसके अलावा कुछ जिस दिन फॉरेक्स में आ जाएगा, मुझे भी सिखा दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जब हम लोगों के पास एक सब्जी मंडी में जब हम लोग जाते हैं, हमें घर से भेजा जाता है कि 10 किलो आलू लेकर आओ, तो हम कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं? हम यही करते हैं कि पहले रिक्वायरमेंट में कमोडिटी पहचानते हैं, फिर उस कमोडिटी वाली मंडी में जाते हैं। ठीक है।
वहां पहुंचकर हम दुकानदार से पूछते हैं कि भाई इस चीज का रेट क्या है। हां, दुकानदार हमें रेट बताता है। हां, दुकानदार का रेट डिसाइड कैसे होता है, वो उसके होलसेल मार्केट से ड्रिवन होता है। करेक्ट। अगर उसको 65 का मिलेगा, हमें 70 का बेचेगा, उसको 35 का मिलेगा, हमें 40 का बेच देगा, है ना। पर रेट हमें कौन बताता है? हम पूछते हैं जाकर कैसे दिए। दुकानदार विल ऑलवेज टेल अस द रेट। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। आज के दिन पे इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। कि रेट किसने बताया? दुकानदार ने। उसने बता दिया 10 रुपए किलो है जी आलू, ठीक है। उसने कोटेशन बता दी उसकी, है ना, कि 1 किलो आलू 10 रुपए के हैं, हमें 10 किलो खरीदने हैं, तो हम उसके रेट को सर्कल करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, कितने पैसे देने हैं ना। उसी के करॉस्पॉन्डिंगली वहीं से हमने 3 गोल्डन रूल्स फॉरेक्स कन्वर्जन के बना लिए। वो क्या क्या कि जब हम लोगों के पास कभी किसी करेंसी को एक करेंसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना है, माइंड माई वर्ड्स, कोई बिड रेट, कोई आस्क रेट, कोई डायरेक्ट कोट, कोई इनडायरेक्ट कोट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इन 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है, यू विल गेट ऑलवेज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आप लोगों ने रिक्वायरमेंट में कमोडिटी को पहचानना है। वो कमोडिटी की पहचान कैसे होगी सर? बेहद आसान तरीका, जो करेक्ट, जो फिक्स्ड होगी, ठीक है। सेकंड, उस फिक्स्ड कमोडिटी के 1 यूनिट का रेट पता करना है। अगर डायरेक्टली गिवन है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सवाल है, नमस्ते करो सवाल को, धन्यवाद दो और आगे चलो, है ना। और अगर उसमें डायरेक्टली रेट अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ता है। वो हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज डायरेक्टली करा रहा हूं, है ना। कि अगर आपको 1 किलो का रेट डायरेक्टली गिवन नहीं है, $1 का रेट डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो 1 से डिवाइड करके आपको वो रेट मिल जाएगा, है ना। उसी के बाद जब तक वो नहीं निकले तब तक आगे नहीं चलेंगे। जब 1 यूनिट का रेट आ गया, थर्ड स्टेप में उसके रेट को मल्टीप्लाई करा, जितने यूनिट्स खरीदने हैं उसके साथ सर्कल करके मल्टीप्लाई करा उस रेट को, यू विल गेट ऑलवेज द आंसर। पर एक कुछ बेसिक पॉइंट्स जो बच्चे गलती करते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे, उसके ऊपर आपके सारे डाउट्स, सारी दिक्कतें मैं खत्म करा दूंगा। बस साथ साथ इस वीडियो को एंड तक पूरा डिटेल में देखना है आपने, है ना। सबसे जरूरी क्लास, मुझे एक चीज बताइए कि मैंने आपको जो प्रिंसिपल बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता कैसे चलता है? क्या परचेज सेल से बताया मैंने आपको? नहीं। और जो मैंने बताया नहीं, ऐसा कोई प्रिंसिपल है नहीं। मैंने आपको जो प्रिंसिपल बताया उनकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, है ना। मैंने आपको क्या प्रिंसिपल बताया कि रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता कैसे चलता है? जो फिक्स्ड होगी, ठीक है। सर परचेज सेल से कुछ होता था, हमने पहले कभी पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा आज की क्लास में आपके सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, चिंता मत करो, ठीक है। पर बहुत ध्यान से इस बात को समझना है, रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता चलेगा जो फिक्स्ड होगी, कोटेशन में कमोडिटी का पता चलेगा जिसके साथ 1 यूनिट जुड़ा हुआ होगा। समझ में आती है बात सर? बिल्कुल समझ में आती है। इससे ज्यादा और हमने लास्ट क्लास में कुछ भी ज्यादा नहीं किया था। एक सवाल मैंने आपको दिया था जो आई थिंक हम लोगों ने क्लास में ही कंप्लीट कर भी लिया था, है ना। तो उसको एक बार चाहे देख भी लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। एक आध पॉइंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, वो आप फटाफट से कैलकुलेटर पे मुझे आंसर कर दीजिए और फिर हम अच्छे से फिर आगे चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए जो हमने लास्ट क्लास में ढूंढे थे, किए थे सवाल, उनको एक बार के लिए आपने ढूंढना है। उसके बाद फिर आज के दिन के लिए हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आज के दिन की चर्चा हम लोग शुरू करने वाले हैं। ध्यान से आप लोगों ने मेरी बातों को सुनना है, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। चलो, अब ये सवाल था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। अब इसके बाद आज के दिन पे हम चर्चाएं करेंगे। अगेन मैंने जैसे आपको पहली क्लास में बोला था कि कुछ गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे छोटी छोटी, उनसे कैसे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। बट इतना मैं आपको कमिट कर सकता हूं कि अगली क्लास में 12 नंबर का सवाल जो पेपर में आता है, सीए फाइनल में आया हुआ है इवन, वो आप खुद कर पाओगे, ठीक है। उस विश्वास के साथ एक बार मेरे साथ साथ बस थोड़ा सा टाइम हम लोगों ने इन्वेस्ट करना है ना। एक बार मैं आपको सवाल दे रहा हूं आपके और मेरे मन की तसल्ली के लिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चल पड़ेंगे। इससे आपका एक तरह से टेस्ट हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको बोला कि यू हैव टू परचेज
यू हैव टू, नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, यू हैव टू परचेज 4653.89 पाउंड्स। ठीक है, ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड्स, तो आपको इतने पाउंड्स खरीदने हैं। और जो मैंने आपको रेट बताया वो मैंने आपको बताया 1 पाउंड इज इक्वल टू 69.8431 रुपीस। तो क्या आप मुझे कितने टोटल आउटफ्लो होगा वो बता सकते हैं इतने पाउंड खरीदने के लिए? अगेन बिल्कुल मुझे पता है आप जंप मार सकते हैं पर नहीं मारने। अगर मैं बोल रहा हूं तो बहुत सोच के बोल रहा हूं, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में कमोडिटी बताओ, सर पाउंड है कमोडिटी, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है। सेकंड स्टेप, उसी के एक यूनिट का रेट हमें पता करना है। क्या हमारे पास डायरेक्टली गिवन है? बिल्कुल गिवन है सर, आराम से चलेंगे, कहीं कोई इससे नई चीज आएगी ही नहीं। ठीक है, तीसरे नंबर पे मेरे पास अब आता है कि एक यूनिट का रेट भी आ गया, तो तीसरे नंबर पे उस रेट को, उस प्राइस को सर्कल किया और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चाहे वो फिर डेसिमल्स में हो चाहे जैसे मर्जी हो, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि होना चाहिए। मुझे पता है आपने ऑलरेडी निकाल लिया होगा, और एक बार मैं आपको लिख देता हूं, 8431 इज इक्वल टू 3 रुपीज में कितना आउटफ्लो होगा इतने पाउंड खरीदने के लिए? 325042 पॉइंट समथिंग। ये कितने डेसिमल लेने हैं ऑल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं नेक्स्ट जब जरूरत पड़ेगी, सवालों तक पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे, उससे पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं पहले, है ना। अब इसके बाद ये सवाल करने का, अगर यहीं पे एक बस लास्ट बार कि मैं आपको बोलूं कि 45 लाख रुपए खरीदने हैं मुझे, क्या खरीदना है? रुपए खरीदने हैं मुझे। ठीक है, अगर 45 लाख रुपए मुझे खरीदने हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फटाफट से कमोडिटी क्या है रिक्वायरमेंट में? सर रुपया है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं खरीदना, इसलिए कि वो फिक्स्ड है। सेकंड स्टेप, 1 रुपए का रेट चाहिए सर, पर 1 रुपए का रेट तो है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या करें? तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 1 रुपए का रेट सेकंड स्टेप के लिए बनाना है। वो कैसे बनता है? यूनिटरी मेथड से, 8431 पाउंड। और जब तक आप ऐसे नहीं लिखोगे, आपने कैलकुलेटर पे यूज करके जंप नहीं मारने, लिखना है ऐसे तरीके से रेट, ताकि गलती का कोई स्कोप ही ना रहे। ठीक है, थर्ड स्टेप पे 1 रुपए का रेट निकल गया, थर्ड स्टेप पे पहुंच गए तो उसको सर्कल किया, प्राइस को जितनी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। हाँ, मल्टीप्लाई करते करते वो डिवाइड हो जाए तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। 8431, तो ये आ गया 64430, 64430 पाउंड्स। इतने पाउंड्स का हमें खर्चा करना पड़ेगा, आउटफ्लो करना पड़ेगा टू परचेज 45 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये था सवाल, यहां तक हम आखिरी क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम एग्जैक्टली चलने वाले हैं इससे आगे। ठीक है, और आज के दिन का एक मैंने आपको बताया था कि इन 3 गोल्डन रूल्स में गिनती की सिर्फ एक छोटी सी चेंज तो बिल्कुल नहीं, अमेंडमेंट होनी है, जिसके बाद अभी आज से 15 मिनट के बाद एक बार हम इन 3 गोल्डन रूल्स को फिक्स कर देंगे, वो जिंदगी में कभी चेंज फिर नहीं होने वाले। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको आज भी पूछा था और वैसे भी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, दोबारा सब्जी मंडी चलते हैं जरा, है ना। मैंने आपको पूछा था कि जी जब आपको मैंने बोला कि 10 किलो आलू लेकर आओ, तब जब मार्केट पहुंचे तो रेट आप बीइंग अ कस्टमर दुकानदार से पूछते हो कि आप दुकानदार को रेट बताते हो? सर हम पूछते हैं रेट, है ना। बताता कौन है? हु इज द डिसाइसिव अथॉरिटी फॉर द रेट? द आंसर इज द सेलर या दुकानदार। करेक्ट। अब रेट उसके डिसाइड कैसे होते हैं? होलसेल मार्केट के अकॉर्डिंगली, उसके ऊपर भी धीरे धीरे आएंगे। पर बताता कौन है? हमें कौन बताता है? कस्टमर को रेट, जो दुकानदार है। ठीक। अब जब मैं बात करता हूं एक दुकानदार की, तो जो भी दुकानदार वो सब्जी मंडी में बैठे होते हैं, आपको क्या लगता है कि वो सेवा के लिए बैठे हुए हैं? ऐसे चलो हेल्प करते हैं लोगों की, है ना, हम तो बिल्कुल सेवा के लिए आए हैं और नेता लोगों की तरह सेवा करके वापस चले जाएंगे ना। नेता भी कितनी सेवा करते हैं वो आपको पता ही है। तो सर ऐसा तो नहीं होता, फिर कैसा होता है? तो सेवा के लिए तो वो नहीं है, वो किस चीज के लिए है? फिर प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर दुकानदार प्रॉफिट कमाने के लिए, तो प्रॉफिट कमाता कैसे है? कोई बड़ा टेक्निकल कुछ नहीं है उसमें।
अगर वो एक चॉकलेट बेचता है, अगर वो 1 किलो सब्जी बेचता है, चाहे वो कोई भी चीज बेचता है, प्रॉफिट कमाने का दुनिया में एक ही सीधा सा तरीका होता है ट्रेडर के लिए, कि वो जिस रेट पर कोई चीज खरीदे उससे ज्यादा रेट पर उस चीज को बेचे। ऐसे ही होता है ना। अगर वो चॉकलेट जो है वो 10 रुपए की खरीदेगा और 5 की बेचना शुरू कर दे दुनिया वालों को, तो फिर थोड़े दिनों में उसके घर बार चॉकलेट के साथ साथ ही बिक जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा उसको, है ना। तो कैसे बेचेगा अगर उसने दुनिया में सेवा के लिए नहीं बैठा है, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। तो खुद किसी चीज को अगर 10 रुपए की खरीदेगा तो आपको आगे 15 की बेच देगा, खुद 15 की खरीदेगा आपको आगे 20 की बेच देगा। इट इज नॉट कि 5 रुपए का प्रॉफिट, बट उससे ज्यादा रेट पर वो हमेशा बेचेगा। ठीक है। अब इस बार हुआ क्या, जब आप दुकानदार के पास गए, फिर वही एग्जांपल, मजे की बात है कि वो अगर आपने सीख लिया तो काम खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा आज आपको होपफुली जहां पे 1 लिखा हुआ होगा वहां पे आलू दिखने होपफुली शुरू हो गए होंगे, है ना। तो मेरे पास अगर मैंने आपको बोला कि 10 केजी आलू लेकर आओ, ठीक है। अब अगले 5 मिनट के लिए कंप्लीट अटेंशन मेरी बातों के ऊपर, और जिंदगी में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर ये 10 किलो आलू लेकर आओ, तो फटाफट से बताओ रिक्वायरमेंट में कमोडिटी क्या है, आलू। सर हम फटाफट से दुकान पे पहुंच गए, सब्जी मंडी गए, वहां आलू की दुकान देखी, उस दुकानदार के पास पहुंच गए। वो दुकानदार जो है वो मुंह में पान लगा के बैठा हुआ था। क्यों सुनते रहना है वैसे ना। मुंह में पान लगा के बैठा था, बोल नहीं रहा था कुछ भी। हमने उससे पूछा कैसे दिए, उसने क्या किया, हमें एक तख्ती दिखा दी, ठीक है, ऐसे पट्टी सी होती है ना, तो वो पट्टी सी दिखाई उसने हमें, और हमें क्या बोला कि 1 किलो आलू जो है वो 15 रुपए और 20 रुपए, ऐसे करके उसने एक तख्ती सी बनाई हुई थी, उस तख्ती को हमें उसने दिखा दिया। ठीक है। अब 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 कई बार आपके मन में क्वेश्चन आता है कि किस तरह की तख्ती हमें दिखाई गई होगी, ठीक है, या कुछ। तो वो एक मुझे मूवी हमेशा याद आती है, जो हंगामा मूवी थी। मैं जरा सा आप लोगों को एक बार के लिए उसकी क्लिप दिखा देता हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये है वो मूवी, जरा सी 1 सेकंड की क्लिप, कि जब वो उसमें होटल रूम बुक करने के लिए जाता है बेचारा राजपाल यादव, तो वो मुंह में पान लगाकर बैठा हुआ है ना। हमारा दुकानदार भी ऐसे ही बैठा हुआ और तख्ती ऐसे दिखा रहा है ना। अब वो नाम भी उससे वैसे ही पूछ रहा है। तो ये आपके पास जो है, ये उस मूवी और उस सिचुएशन या उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना। कि जिस दुकानदार के पास जब आप गए तो उससे आपने पूछा कि हाँ जी 1 किलो आलू कितने के दिए, उसने आपको 2 रेट लिख दिए, एक आगे 15 रुपए और एक आगे 20 रुपए। और मैं आपको थोड़ी देर पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए भाई साहब बैठे हैं, सेवा के लिए नहीं बैठे हैं, है ना। तो अब ये 2 रेट लिखे हुए हैं, 2 अलग अलग ग्रेडिंग के आलू नहीं है, इनमें फर्क क्या है फिर, है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। एक रेट वो है जिसपे ये दुकानदार आलूओं को खरीदता है, ठीक है, और एक रेट वो है जिसपे ये दुकानदार आलूओं को बेचता है दुनिया वालों को, ठीक है। अब बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, बिना किसी सीए फाइनल लेवल के नॉलेज के, एक आम आदमी की तरह मुझे बताइए कि अगर उस दुकानदार को जिसने आपको ये रेट बताया है, अगर उसको दुनिया में प्रॉफिट कमाना है तो कैसे कमाएगा वो, कौन से रेट पे खरीदेगा और कौन से रेट पे वो बेचेगा ताकि प्रॉफिट हो। मैं कोई बिड रेट नहीं बोल रहा, कोई आस्क रेट नहीं, कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिंपल आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है तो किस रेट पे, कौन सा रेट उसका बेचने वाला रेट होगा आलूओं को, कौन सा रेट उसका खरीदने वाला रेट होगा। हाँ, एक खरीदने वाला है उसका जिसपे वो खरीदेगा, एक बेचने वाला है। सर बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बेसिक सी चीज है कि अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो वो हमेशा बड़े रेट पर बेचेगा और छोटे रेट पर खरीदेगा। 15 की चीज को खरीदेगा आलू को, 20 की आपको बेचेगा, तभी प्रॉफिट वो कमा पाएगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको बोला 10 किलो आलू लेकर आओ, परचेज करके आओ। अगले 2 मिनट के लिए कंप्लीट अटेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट में कमोडिटी पता की। अब रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता कैसे चला, क्या परचेज सेल से लगता है पता? नहीं। किस चीज से लगा? फिक्स्ड क्या है। फिक्स्ड क्या था, यहां पे कितने किलो आलू लाने, पैसे कितने जाएंगे ये नहीं पता, पर आलू 10 किलो लाने,
ठीक है। तो इसलिए फिक्स्ड कमोडिटी क्या है आपकी, आलू। सेकंड स्टेप पे आप क्या करते हो, उस फिक्स्ड कमोडिटी के 1 यूनिट का रेट पता करते हो। आपके सामने रेट भी है, पर अब दिक्कत क्या हो गई, हर बार तो 1 रेट होता था, इस बार 2 रेट्स हैं। तो क्या करें, अब मुझे अब तीसरे स्टेप पर यह पता करना है कि इस फिक्स्ड कमोडिटी को, माइंड माय वर्ड्स, ये जो फिक्स्ड कमोडिटी थी पहले स्टेप पे, इस फिक्स्ड कमोडिटी को क्या करना है, क्या करना है मुझे इस फिक्स कमोडिटी को। सर हमने ये फिक्स कमोडिटी परचेज करनी है, तो सोच के मुझे बताइए, अगर हम बीइंग अ कस्टमर इस आलू को खरीदने जा रहे हैं तो सामने वाला दुकानदार क्या कर रहा होगा, क्या उसकी पोजीशन बिल्कुल अपोजिट होगी? द आंसर इज यस। वो दुकानदार इस टाइम पे आलू को क्या कर रहा होगा, हमें बेच रहा होगा सर। और बेचेगा वो किस रेट पर? हमेशा ये नहीं को बिड आस्क की, ये वो सब कुछ नहीं, सिंपल चीज मुझे बता किस रेट पर बेचेगा। मैं 20 15 15 इस तरफ लिख दूं उस तरफ लिख दूं, पर दुनिया का ध्रुव सत्य प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं हो सकता कि कोई भी दुकानदार जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैठा हुआ है वो हमेशा छोटे रेट पर चीजों को खरीदेगा और बड़े रेट पर बेचेगा। और यहां पर फिर बड़ा रेट कौन सा है, ये थी लास्ट अमेंडमेंट। वो बोलते हैं ना, एक लास्ट कील इन द कॉफिन या क्या होता है वो कुछ मुहावरा, तो वो ये था। इसके अलावा दुनिया में कोई चेंज इन 3 गोल्डन रूल्स में कर ही कोई नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट स्टेप पे 2 वे कोट्स मिल जाते हैं, टेक्निकली इनको 2 वे कोट्स बोल देते हैं हम लोग, क्या होता है लिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो, पर समझ के चलना है पहले इन चीजों को कि अगर 2 रेट दिए हुए हैं तो आपको लास्ट तीसरे स्टेप पर जाकर एक बार के लिए ढूंढना पड़ता है कि मुझे उस कमोडिटी के साथ क्या ट्रांजैक्शन करना है। अगर मुझे वो कमोडिटी खरीदनी है तो सामने वाला बेच रहा होगा, ठीक है, और मुझे अगर कोई चीज बेचनी है तो वो खरीद रहा होगा। जब मुझे कोई चीज खरीदनी है, वो बेच रहा है, तो हमेशा किस रेट पर बेचने वाला है मुझे? बड़े रेट पर। बड़े रेट को सर्कल किया कि अच्छा 20 रुपए में बेच रहे हो, बड़े रेट को सर्कल किया, लास्ट स्टेप तो हमारा फिर वही होता है। ये सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप पे सर्कल करने के बाद क्या कर दिया, चुपचाप से मल्टीप्लाई, तो 200 रुपए का आउटफ्लो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो अगर 2 वे कोट्स होंगे, एक छोटा रेट है एक बड़ा रेट है, तो दुनिया का प्रिंसिपल बस याद रखना है कि हमेशा दुकानदार बड़े रेट पर बेचेगा और छोटे रेट पर खरीदेगा। और ये जो रेट लिख के दिए होंगे कि ये कस्टमर ने दिए होंगे कि दुकानदार देता है हमेशा हमें रेट? द आंसर इज दुकानदार, ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ कुछ सवाल इसी के कॉरस्पॉन्डिंग फॉरेक्स मार्केट का एक कोट लिखते हैं, फिर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं एक बार, है ना। बेहद आसान चीज, पर समझ के चलना है, क्रैम बिल्कुल नहीं करनी कोई चीज। मैंने यहां पे लिखा आपका $1 इज इक्वल टू ₹68.47 एंड 69.32, करेक्ट। अब इस कोटेशन में फटाफट से मुझे बताओ कि कमोडिटी करेंसी कौन सी है जिसके साथ क्या लिखा होता है? 1 यूनिट। रिक्वायरमेंट कमोडिटी कैसे पता चलती है? जो फिक्स होती है। कोटेशन में कमोडिटी कैसे पता चलती है? जिसके साथ 1 यूनिट लिखा होता है। डन। अब हम काफी बार प्रैक्टिस इसकी कर चुके हैं ना। तो अगर मेरे पास ये कमोडिटी, मैंने आपको कहा कि आप एक काम करिए, 4032.67 डॉलर्स को बेचकर हाउ मैनी रुपीज यू विल गेट। अब ये सवाल मैं इसलिए आपको लैंग्वेज अजीब सी लिख रहा हूं ताकि उस क्वेश्चंस की लैंग्वेज के लिए आप लोग धीरे धीरे तैयार हो सको। मेरे साथ साथ चलना है, थोड़ी देर बाद आप बड़े आराम से इनको कर लोगे एक बार मेरे साथ सबसे पहले। और जंप जिस टाइम आपने हमारे गलत हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे सबसे पहले बताओ कि ये जो मैंने आपको सवाल दिया, इसमें रिक्वायरमेंट में कमोडिटी क्या है? क्या इस चीज से पता चलती है हम लोग कमोडिटी की खरीदना है या बेचना है? वो तो किस स्टेप का काम है, माइंड में लास्ट बार बता रहा हूं, वो खरीदना है बेचना कौन से स्टेप पे जाकर देखना है? तीसरे स्टेप पर। उससे पहले उसका कोई काम ही नहीं है। रिक्वायरमेंट कमोडिटी कैसे पता चली? जो फिक्स्ड है। क्या है और वो कौन सी कमोडिटी है जो फिक्स्ड है? डॉलर, ठीक है। सेकंड स्टेप पे क्या चाहिए मुझे? $1 का रेट। क्या दिया हुआ है? बिल्कुल सर। तीसरे स्टेप पर अब बारी आई कि मुझे इस फिक्स्ड कमोडिटी को क्या करना है। मुझे इस फिक्स्ड कमोडिटी को क्या करना है? मुझे इस फिक्स्ड कमोडिटी को क्या करना है? बेचना है। अगर मुझे इस फिक्स्ड कमोडिटी को बेचना है तो बैंकर जिसने रेट हमें दिया है वो क्या कर रहा होगा उस टाइम पे? सर वो खरीद रहा होगा। और खरीदेगा वो कौन से रेट पर? हमेशा छोटे रेट पर, ठीक है। तो छोटा रेट इसमें से ढूंढो जिस मर्जी तरफ लिखा हुआ हो। नॉर्मली जो है वो बड़ा रेट राइट साइड पे लिखा जाता है, लेफ्ट साइड पे छोटा रेट लिखा जाता है। पर अगर वाइस वर्सा भी लिख दिए जाए कभी, तो भी प्रिंसिपल ऑफ
लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस विल नेवर चेंज, कि वो बड़े रेट पर बेचेगा, छोटे रेट पर खरीदेगा, है ना। तो अगर आप बेच रहे हो उस चीज को, तो सामने वाला खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, तो कौन से रेट पे खरीदेगा? छोटे रेट पर। सर्कल किया, करना उसका मल्टीप्लाई ही है, जैसे आपने हमेशा सीखा। 4032.67। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जल्दी से निकालिए, 6117 डॉलर्स, सॉरी डॉलर्स खरीदे थे, तो रुपीस। ऑब्वियसली बात है, डॉलर्स देकर डॉलर्स नहीं मिलेंगे, डॉलर्स देकर रुपीस मिलेंगे हम लोगों को, है ना। तो ये आप लोगों के पास जो है वो आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इतना सा ही काम है। अगर यहीं पे मैं चेंज कर दूं, 4032.67 डॉलर्स को खरीदना है मुझे, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो उस सिचुएशन में खरीदना है बेचना कौन से स्टेप का काम है? थर्ड स्टेप का। बस यहां पर जाकर आपके 3 गोल्डन रूल्स खत्म हो जाते हैं, फुल स्टॉप लग जाता है। कभी लाइफ में ये चेंज नहीं होंगे, एक भी नया अमेंडमेंट नहीं होगा इनमें, पूरे फॉरेक्स में यही चलेंगे। और कोई नई चीज आएगी तो मुझे भी सिखा देना कि सर ये नई चीज आई, बस अगर आपने जंप मारे तो गलत करोगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ कभी डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, बिड रेट, आस्क रेट कुछ नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। अब सबसे पहली बात, अगर टू वे कोट्स होंगे तो उस सिचुएशन में क्या ये पहले स्टेप का काम है परचेज सेलिंग देखना, कि थर्ड स्टेप का? पहले 2 स्टेप में कोई चेंज नहीं है। थर्ड स्टेप पे जब आप 1 यूनिट का रेट मिल जाएगा, उसका जब देखेंगे, अच्छा ये तो 2 रेट है आगे, अब छोटे वाला रेट उठाऊंगे बड़े वाला, तो आपको देखना है कि जो पहले स्टेप में फिक्स कमोडिटी थी उसके साथ मैंने क्या करना है। उसको अगर मैंने खरीदना है तो सामने वाला बेच रहा होगा, वो हमेशा बड़े रेट पर बेचेगा, और अगर मुझे बेचना है तो वो खरीद रहा होगा, वो हमेशा छोटे रेट पर खरीदेगा। इतना प्रिंसिपल बस आपने लास्ट लाइन पे ऐड करके फिर इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना है। और इसके आगे अब छोटी छोटी चर्चाएं कुछ होंगी जो पूरे फॉरेक्स में आने वाली हैं। होपफुली इस बात से आप बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। तो चलें आगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। किसी चीज का नहीं पता चलेगा तो मुझसे आपने पूछ लेना है अलग से मैसेज करके, पर अदरवाइज मैं बार बार किसी चीज को रिपीटिशन मोड पे जाकर उसके मजे को और बार बार उस चीज को करके बोरियत लाने की कोशिश नहीं करूंगा, है ना। तो ये अगर आपने नोट करना हो एग्जांपल कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत है सच नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आपसे एक चीज पूछूं कि मैंने आपको क्या बोला, मैंने यहां पे एक रेट लिखा, $1 इज इक्वल टू ₹50 एंड ₹60। क्या एक टू वे कोट हो गया? बिल्कुल सर। कमोडिटी क्या है इसमें? रुपया? नहीं सर, डॉलर है कमोडिटी। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या लिखा हुआ है? 1 यूनिट जुड़ा हुआ है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब एक दुनिया का प्रिंसिपल बताता हूं मैं आपको। क्या है सर वो? नॉर्मली जब ये रेट्स लिखे जाते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो राइट साइड पे जनरली बड़ा रेट लिखा जाता है, लेफ्ट साइड पे जनरली छोटा रेट लिखा जाता है। सर वाइस वर्सा लिख देंगे तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, कि बड़े रेट पे बेचेंगे और छोटे पे खरीदेगा वो। आंसर इज यस, वो नहीं हो सकता चेंज, है ना। पर जनरली जैसे सब लोग करते हैं तो हम लोग भी कर लेते हैं, और उससे हमारे क्वेश्चंस में इजीनेस आ जाती है काफी। जहां पे गलती के चांसेस होते हैं वहां पे गलतियां कम हो जाती है, क्योंकि दिक्कत यह है कि एग्जाम में अगर आपके अमाउंट्स गलत है, आपको कॉन्सेप्ट का पता भी है, तो कोई ऐसा मीटर नहीं है चेक करने का अगर आपके आंसर्स मैच नहीं होंगे, है ना। और ये अब जो मैं आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल बताने वाला हूं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ अपने चांसेस ऑफ एरर को कम करने के लिए बेसिकली एक तरीका है, ठीक है। अगर आप ऐसा ना करना चाहें आप अवॉइड कर सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये। पर जो प्रिंसिपल है दुनिया का वो फिक्स रहना चाहिए। क्या? कि हमेशा जो पर्सन है वो किसी भी कमोडिटी को बड़े रेट पर बेचता है और छोटे रेट पर खरीदता है ना। वो नहीं चेंज हो सकता, वो ध्रुव सत्य प्रिंसिपल है। पर अब उसी चीज को पेपर में और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली करने के लिए, ताकि गलती ना हो एग्जाम में, रीड करने में गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि वो एक गलती केवल पूरा अटेम्प्ट लगा दी थी, ठीक है। उस चीज के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक रेट लिखा जिसमें कि कमोडिटी है डॉलर, आगे है प्राइसेस, उसके 2 प्राइसेस हैं, है ना। और छोटे वाले रेट पे वो खरीदेगा, बड़े वाले रेट पे दुकानदार बेचेगा। वेले बैठे थे, मैंने आपको एक काम दिया कि एक काम करो, डॉलर कमोडिटी अच्छी नहीं लग रही यार,
रुपए को कमोडिटी बनाते हैं। सर रुपए को कमोडिटी बनाना हम सीख चुके हैं यूनिटरी मेथड से, वही करना है अब यहां पे भी। हमने किया सर, मैंने यहां पे लिख दिया 1 रुपया इज इक्वल टू 1/50 एंड 1/60 $। कोई दिक्कत नहीं है सर, 1 से डिवाइड करके लिखना था, हम लिख दिया। पर एक बार थोड़ा मेहनत करिए जरा जल्दी से, तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं, प्रिंसिपल क्या देने वाला हूं। 1 डिवाइड बाय अगर आप 50 लिखेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 0.02 एंड 1 डिवाइड बाय 60 अगर लिखेंगे तो ये आएगी 0.0167 $। क्या ये कोटेशन करेक्ट है सर? बिल्कुल करेक्ट है। कई बार कुछ बुक्स एंड ऑल वाले बोलते हैं कि इनकरेक्ट है, कोई इनकरेक्ट नहीं है, देसी शब्दों में बोलूं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम जरूर है, और वो क्या है, अब ध्यान से देखिएगा कि ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या हुई। जो हमने प्रिंसिपल आज तक सीखा था कि अगर मुझे कमोडिटी चेंज करनी हो तो यूनिटरी मेथड लगाना पड़ता है, वही मैंने यहां लगाया, तो कोई गलत तो किया नहीं, ठीक है। पर दिक्कत क्या हो गई कि जो ये वाला आपका कोड था, इसमें लेफ्ट साइड पर बड़ी वैल्यू थी, सॉरी छोटी वैल्यू थी, और राइट साइड पर बड़ी वैल्यू थी, जो कि दुनिया का रेट लिखने का तरीका है। और बाद में जब भी हमें बड़ा रेट चाहिए होगा, हमें पता है कि राइट साइड पे मिल जाएगा, छोटा रेट चाहिए होगा लेफ्ट साइड पर मिल जाएगा। पर जो ये दूसरा रेट आया, दूसरी कोटेशन आया, अब इसमें रुपया कमोडिटी बन गया, एक इसके साथ लग गया। पर अगर आप इनको डेसिमल्स को ध्यान से पढ़ो तो ये वैल्यू लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, और राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो छोटी है। सर दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई नहीं। पर जब आपको क्वेश्चन करना होगा, गलती से आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड में कंफ्यूज हो गए और जल्दी से राइट साइड की वैल्यू उठा ली कहीं, तो वो छोटी होगी और चांसेस ऑफ एरर बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए जो मैं अब आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, और ये मैथमेटिक्स है सर। ऐसा होता है कि वो सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि एक से अगर आप छोटी वैल्यू को डिवाइड करेंगे जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई होगी तो आंसर बड़ी वैल्यू आएगी, और बड़ी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटी वैल्यू आएगी। तो सर अब करें क्या? अब इस चीज को अच्छे से करने के लिए, ताकि आपके एग्जाम में गलती ना हो और लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू ही आए, राइट पे बड़ी ही आए, तो जब भी मुझे कभी टू वे कोट्स में कमोडिटी चेंज करनी हो तो हम डायरेक्टली डिवाइड करने की बजाय क्रॉस डिवाइड कर देते हैं। क्रॉस डिवाइड का मतलब क्या है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर अपनी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ जरूर है। तो $1 था हमारे पास ₹50 एंड ₹60। मुझे जरूरत पड़ गई 1 रुपए को कमोडिटी बनाने की, तो मैं क्या करूंगा, चुपचाप से इसको यहां डिवाइड कर दूंगा और इसको यहां डिवाइड कर दूंगा, क्रॉस डिवाइड कर दिया जाएगा। और ये सेकंड स्टेप का ही काम है, 1 यूनिट का रेट निकालना है हम लोगों ने, है ना। अब ऐसा करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, इस तरफ को 1 रुपीज इज इक्वल टू 0.0167 आएगा, 0.02 आएगा डॉलर्स। और जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बताऊंगा भी कैसा, मैंने क्यों बताया था, क्योंकि वहां पे 4-4 डेसिमल्स तक वैल्यूज होती हैं कई बार, तो पता लगे आपको पढ़ने का ही पता नहीं चला बाद में कौन सी छोटी वैल्यू कौन सी बड़ी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, उस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोगों के पास क्या तरीका है कि जब भी कभी सिंगल वे कोड होगा सीधा डिवाइड करके कमोडिटी चेंज हो जाएगी, पर अगर आपके पास टू वे कोड्स हैं तो डायरेक्टली डिवाइड की बजाय क्रॉस डिवाइड हम लोगों ने करना है। प्लीज नोट दिस फॉर्मूला डाउन और दिस एग्जांपल डाउन, ताकि आपके पास पेपर में गलतियां ना हो। क्योंकि मजे की बात यह है कि 3 गोल्डन रूल्स लगाना अगर आपने ढंग से सीख लिए तो मैक्सिमम चीजें हमारी कवर हो जाती हैं उसमें, ठीक है। पर ये बहुत अच्छे से हम लोगों को लगाने आने चाहिए, गलती नहीं चाहिए बस इसमें कोई भी, ठीक है। सिंगल वे कोड को डिवाइड करना हुआ 1 से डिवाइड करा कमोडिटी चेंज होगी, पर अगर टू वे कोड्स में हो तो सीधा डिवाइड के बजाय क्रॉस डिवाइड। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि लेफ्ट साइड पर वैल्यू छोटी हो और राइट साइड पर वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी आ जाए, और फिर हमें बाद में रीड करने में दिक्कत ना हो कि कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी बड़ी है। हमें पता ही होगा कि राइट साइड पर वैल्यू बड़ी है और लेफ्ट साइड पर वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो अब हम 3 गोल्डन रूल्स को एक बार फुल फ्लेज तरीके से रिवाइज करने की पोजीशन पर आ जाते हैं, ठीक है। अब एक बार मेरे साथ रिवाइज करने हैं, फिर उसके आगे आने वाले छोटे छोटे 3-4 पॉइंट हम सीखेंगे और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ को जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता करो। क्या इस चीज से पता चलेगा वो कि वो परचेज करनी है कि सेल करनी है? ना। अगर आपने पहले स्टेप पे ऐसा कुछ सोचा, आप गलत कर रहे हो।
वो कैसे पता चलेगा? जो फिक्स्ड है, सोचना ही नहीं हमने, है ना। जब बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे हमारा आंसर्स निकल सकते हैं, जब 2 किलो भार उठाकर काम चल सकता है, तो 100 किलो क्यों उठाना है? ठीक है, वाई टू बियर दैट मच बर्डन इफ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकेंड, मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑफ कमोडिटी पता चल गई जो कि फिक्स्ड है। सेकंड स्टेप, उसके 1 यूनिट का रेट चाहिए। डायरेक्टली गिवन है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 से डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सिंगल वे कोट है तो सीधा डिवाइड हो जाएगा, अगर 2 वे कोट है तो क्रॉस डिवाइड करके आ जाएगा। थर्ड स्टेप पर जब पहुंचेंगे तो अगर तो सिंगल वे कोट होगा तो प्राइस को सर्कल किया, मल्टीप्लाई कर दिया, हमेशा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर 2 वे कोट्स हैं तो फिर क्या करें सर? फिर छोटा सा एक काम करो कि अब रीड करना है आपने कि जो आपने स्टेप 1 पर कमोडिटी पहचानी थी उसके साथ आपने क्या ट्रांजैक्शन करना है। अगर आपने उसको खरीदना है तो सामने वाला दुकानदार बेच रहा होगा जिसने आपको रेट बताए हैं, क्योंकि रेट किसने बताया है? दुकानदार ने। वो बेच रहा होगा, वो किस रेट पर बेचेगा? हमेशा बड़े रेट पर। और वाइस वर्सा सिचुएशन में अगर हमने उस चीज को बेचना है, उस फिक्स्ड कमोडिटी जो पहले स्टेप में है, तो सामने वाला क्या कर रहा है? खरीद रहा है। खरीद रहा है तो कौन से रेट पे खरीदेगा? छोटे वाले रेट को। दोनों में से जो भी रेट है उसमें से किसी एक को सर्कल करो, वैसे तीसरे स्टेप पे मल्टीप्लाई करो, द आंसर विल बी देयर। तो उतने अमाउंट का इनफ्लो या आउटफ्लो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो यही मेरे 3 गोल्डन रूल्स हैं जो कि बार बार हमारे पास यूसेज में आने हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, एक क्या 3-4 सवाल पूछने वाला हूं, आपने ईमानदारी से आंसर करने हैं। एंड अगेन, अगर मैं इन चीजों के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये जरूरी है, ये मान के चलना है आपने। 3-4 चीजें छोटी छोटी आपको मैं 2-3 और बताऊंगा आज, फिर सीधे हम 12 नंबर के सवाल पे चलेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खुद बोलोगे कि सर ये पेपर में था क्वेश्चन। और इतना सिर्फ 3 गोल्ड रूल लगाने के हमें 12 नंबर मिलने थे एग्जाम में। और 12 नंबर की कीमत सिर्फ वो जानता है जिसके 185, 190, 192, 195, 199 आते हैं, है ना। एंड सिमिलरली ऑन द 400 वाली साइड पे भी तो एक एक नंबर की कीमत होती है। यहां तो 12 अगर 10 की और 8 की बात चल रही है ना, तो ध्यान से। अब मैंने थोड़ी करेंसीज चेंज करते हैं यार, रुपीज डॉलर बार बार काफी हो गए। अब मैंने आपको बोला यू, और थोड़ी लैंग्वेज भी अब थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं, यू हैव टू परचेज, थोड़ा कोशिश करते हैं, सिंगापुर डॉलर 4,25,000 अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर्स। हाउ मच we need to पे, ये नोट कर लेना है आपने, एग्जांपल है ना। द रेट्स अवेलेबल, रेट्स कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास? 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.9843 एंड 0.9917 सिंगापुर डॉलर, ये रेट आपको अवेलेबल है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो कोई रुकेंगे नहीं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी अभी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे साथ चलना है, नहीं तो चाहे आप आगे चल सकते हैं, बट जंप नहीं मारने। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके रिक्वायरमेंट में कमोडिटी क्या है और वो क्यों है कमोडिटी? क्या इसलिए खरीदने बेचने की वजह से, या इसलिए कि वो फिक्स्ड है? द आंसर इज जो फिक्स्ड है। क्या है आपकी कमोडिटी? द आंसर इज सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर डॉलर अगर आपको कमोडिटी पता चल गई तो सेकंड स्टेप आपका क्या होता है? सर उस कमोडिटी के 1 यूनिट का रेट पता करना, यही होता है। बिल्कुल, क्या हमारे पास 1 सिंगापुर डॉलर का रेट डायरेक्टली गिवन है या नहीं? अगर होता तो हम तीसरे स्टेप पे जाते सीधा, पर नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलो बना लेते हैं एक बार। 1 सिंगापुर डॉलर का रेट बनाया जा सकता है। अब मुझे बताना जरा, मैं बीच में भूल जाता हूं थोड़ा, ये कैसे डिवाइड करना है? सीधा डिवाइड करोगे, क्रॉस डिवाइड करना है। और जब तक ये स्टेप पूरा नहीं होता क्या मैं आगे जा सकता हूं? नहीं। 9843 कैनेडियन डॉलर्स। अब क्या कमोडिटी आपकी चेंज हो गई? बिल्कुल। क्या एक सिंगापुर डॉलर कमोडिटी थी रिक्वायरमेंट में? सेकंड स्टेप, उसके 1 यूनिट का रेट भी पता चल गया। बिल्कुल। अब आए थर्ड स्टेप पर। वैसे तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे, पर इस बार क्या है? रेट 2 है,
तो किससे मल्टीप्लाई करें, करना मल्टीप्लाई और किससे करें, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि ये जो फिक्स्ड कमोडिटी है इसको क्या करना है। कई बार यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आगे लिखा हुआ कि हाउ मच रुपीज, हाउ मच कैनेडियन डॉलर वी नीड टू पे, तो ऐसे ही पूछ सकता है आपसे। पर हमारी कंसंट्रेशन किस चीज के ऊपर है कि जो पहले स्टेप में फिक्स्ड है ना कमोडिटी, उसके साथ क्या करना है हमने। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसको क्या करना है हमने, सिंगापुर डॉलर परचेज करना है सर, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है। क्या करना है, परचेज। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो दुकानदार जिसने रेट लिख के दिया था वो क्या कर रहा होगा उस टाइम पे, सर सेल कर रहा होगा। अगर सेल कर रहा होगा कौन से रेट पे सेल करेगा, बड़े वाले रेट पे, छोटे वाले रेट पे, बड़े वाले रेट पे। तो बड़े वाले रेट को सर्कल किया और जितनी क्वांटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ कैनेडियन डॉलर विल बी द आउटफ्लो फॉर दिस, 4,25,000। हाँ, मल्टीप्लाई करते करते वो डिवाइड हो जाए तो उसमें हमें कोई हेडेक नहीं है। 431,778.93 कैनेडियन डॉलर्स, ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं यहीं पे आपको पूछूं कि यू नीड टू परचेज इतने कैनेडियन डॉलर्स, तो उस सिचुएशन में मुझे बता दीजिए रिक्वायरमेंट कमोडिटी क्या है, कैनेडियन डॉलर, फिक्स्ड है। क्योंकि सेकंड स्टेप उसके 1 यूनिट का रेट क्या डायरेक्टली गिवन ही है, बिल्कुल सर। तो क्या चेंज करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि जरूरत के हिसाब से करना, ये नहीं कि जहां दिल करे वहां पे 1 से डिवाइड कर देते हैं जी, है ना। अगर नहीं है तो जरूरत के काम के हिसाब से हम लोगों ने चलना है ना। अब है कैनेडियन डॉलर का रेट, तो आगे तीसरे स्टेप पे गए। अब मुझे कैनेडियन डॉलर को क्या करना है, खरीदना है सर। तो सामने वाला क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेच रहा है, कौन सा रेट लगाएगा वो, बड़े वाला। तो इसको सर्कल करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो खरीदना बेचना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, खरीदना बेचना है, ये पहले स्टेप का काम है कि तीसरे स्टेप का काम है। मैं बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बड़े क्वेश्चंस में आप जबरदस्ती जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं और गलत कर देते हैं। तो इसीलिए इन बेस को मैं पक्का करके चल रहा हूं, है ना। क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन जो आपको कराऊंगा उसमें भी मैं ऐसे ही रीड करूंगा, और मैं आखिरी क्वेश्चन जो आपको फॉरेक्स का कराऊंगा उसमें भी मैं ऐसे ही रीड करूंगा, है ना। तो ध्यान से आप लोगों ने समझकर चलना है। अब क्या आगे चल सकते हैं हम लोग, क्या अगर आप लोगों को टू वे कोट्स को भी कमोडिटी चेंज करनी हो तो कर सकते हैं, क्रॉस डिवाइड करके, होपफुली यस। कोई और सवाल देने की जरूरत अगर होगी तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चंस यही तो आने वाले। ये थोड़ी है कि हम पहली 2 क्लासेस में चीजें कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद, बल्कि जो पहली 2 क्लासेस हम चीजें करेंगे वही तो आगे चलकर पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट होनी है, छोटी छोटी अपग्रेड, छोटी छोटी बातों के साथ। अब नेक्स्ट आपके पास आता है तीसरे नंबर पर या आज के दिन का अगला छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब एक चीज हम लोगों ने आज के दिन पे और सीखनी है, वो है कि अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि $1 इज इक्वल टू ₹45, सिंगल पे कोड की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें कमोडिटी क्या है, जिसका 1 लिखा हुआ है, डॉलर है सर, आगे उसका प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को ना लिखने के 2 तरीके होते हैं। क्यों सर, क्योंकि सवालों में लिखे होते हैं, नहीं लिखते वो सवालों में सीधा लिख देते तो हम नहीं बताते आपको, पर अगर उसमें होते हैं तो ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, है ना। क्योंकि पता लगे पेपर में मैं रेट ही रीड करना नहीं आया तो बाकी क्या करेंगे हम सवाल को, है ना। अब इनको कैसे लिख दिया जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में। कैसे सर, मैं 2 तरीकों से लिख रहा हूं, आपको जो सही लगेगा वो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोनों का एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा और उसमें से नॉर्मली एग्जाम में और क्वेश्चंस में कैसे लिखा जाता है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट को, बहुत जरूरी है। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे 8-8 नंबर के जो सवाल आते हैं पेपर में आजकल, उसमें बहुत इस पॉइंट के ऊपर तंग किया जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से सुनना है। मैंने यहां पे लिखा एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में ऐसे करके, ₹/$, आगे लिख दिया 45, एक मैंने लिख दिया $/रूपी, आगे 45। तो इसी कोटेशन को ऐसे या ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा सही तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, अगर कभी लिखना पड़े न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में तो कैसे लिखना है। ठीक है, अब एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का,
कि अगर मैं इस करेंसी को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब यह है कि रुपया यहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे $1 एक लिख दूं या ना लिखूं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बाय डिफॉल्ट इस रेट को लिखने का यह तरीका सही है अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं करेंसी को, करेक्ट। पर अगर मैं इस करेंसी को रीड करूं, इस वे को रीड करूं जैसे हम तीसरी चौथी क्लास में करते थे, तो कैसी रीड किया जाएगा एक बार कोशिश करते हैं। तो हम इसको रीड करते थे रुपीज पर डॉलर, रुपीज पर डॉलर। अब पर डॉलर का मतलब क्या है? पर का मतलब है एक, पर उड़ने वाले पर नहीं, पर का मतलब है एक। तो फिर अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या होगा? रुपीज पर डॉलर, एक रुपए में कितने, सॉरी एक डॉलर में कितने रुपए हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में करेक्टली मुझे लगता है कि ये रेट है, कि क्योंकि $1 में ही रुपए ऊपर लिखे हुए सीधे तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में। अगर मैं रीड करूं तो आता है रुपीज पर डॉलर, और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे निचले वाला ठीक लगता है। तो सर नॉर्मली जब पेपर में लिखा हुआ होगा ये रेट इस तरीके से किसी सवाल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्मेट में, तो कैसे पढ़ते हैं सर इसको? क्या हम रीड करेंगे? रीड करेंगे तो रुपीज पर डॉलर करके पढ़ा जाएगा, पर मींस 1, और फिर सही तरीका है ऊपर वाला। और अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें तरीका कौन सा है? नीचे वाला। तो अगर सर हमें पेपर में आएगा इस तरीके से तो हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी सवाल, 99.9% केसेस में आपको हमेशा रीड करना है, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग द कोट्स है वो ये है, ठीक है। हमेशा ये जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखे जाते हैं तो वो इस तरीके से लिखते हैं दुनिया वाले कि उनको क्या किया जाए? रीड किया जाए। कितने परसेंट केसेस में? 99.9% केसेस में। आपके प्रैक्टिस मैनुअल की मैं बात करूं तो 2 सवालों को छोड़कर बाकी सारे सवालों में आपके पास ये रेट हमेशा रीड करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पे कोई एक्सेप्शन होगी मैं खुद बताऊंगा, अगर नहीं होगी तो मैं आपको सीधा, जैसे 3 गोल्डन रूल्स के, अब जिंदगी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। यहां पर एक मैंने आपको बताया कि हाँ 99.9% केसेस में तो इनको रेट्स को जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में आप लिखोगे तो क्या करना है? हमेशा रीड। पर सर जो 2 सवाल हैं या 0.1% सिचुएशंस जो बच जाएंगी जिसमें क्या करना है? उसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पर सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में बैठकर कि ये वाला सवाल जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है, ये वाला सवाल जो है वो रीड करने वाला है? कि क्योंकि बेशक 2 सवाल हैं पर कोई नया सवाल भी पेपर में फ्रेम हो ही सकता है ना। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे सर एग्जाम में बैठकर? बड़ी दुविधा हो गई ये तो, है ना। और उसके लिए कई टीचर्स, कई ऑथर्स, कई बुक्स वाले अपने अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको बताते हैं, ठीक है। कि ये उल्टा रेट लिखा जाता है, या सवाल को याद कर लो, या इस क्वेश्चन की फिगर याद कर लो, या कोई ये छुपे हुए रेट हैं, या हिडन रेट्स हैं, या आपको तंग करने के लिए ऐसे रेट दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रॉपरली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये जो रेट्स हैं नॉर्मली जिस तरीके से लिखे जाते हैं इनको बोला जाता है ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग द कोड्स। ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग कोड्स, राइटिंग कोड्स। ट्रेडिशनल वेज में क्या होता है कि उनको हमेशा रीड किया जाता है, ठीक है। और हर एक चीज को चलाने के लिए बॉडीज बनी होती है ना दुनिया में। जैसे मान लो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका काम क्या है? पूरी दुनिया में ट्रेड्स को रेगुलेट करना, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल ये पेंडेमिक एंड ऑल में आप लोगों को बहुत सुनने में आया होगा उसका नाम। तो उसका काम क्या है कि दुनिया भर में अगर हेल्थ वेल्थ से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उनको डील करना है ना। तो उसी तरीके से पूरी दुनिया में फॉरेक्स मार्केट्स को डील करने के लिए, फॉरेक्स मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए, उनके लिए कोई प्रोसेसेस एंड ऑल बनाने के लिए हमारे पास एक बॉडी है जिसको बोला जाता है ACI, एसोसिएशन ऑफ कैम्बिस्ट इंटरनेशनल, एसोसिएशन ऑफ कैम्बिस्ट इंटरनेशनल,
ठीक है। ये बॉडी जो है वो मॉडर्न बॉडी है जो फॉरेक्स मार्केट को पूरे वर्ल्ड लेवल पर रेगुलेट तो नहीं मैं बोलूंगा, बट हाँ कहीं ना कहीं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी पूरे दुनिया में ट्रेड को थोड़ी रेगुलेट करता है, बट उनके लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर्स, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस, ताकि स्मूथली पूरी दुनिया में वो काम हो सके, उसके लिए बने होते हैं रूल्स, है ना। तो उसी तरीके से जब एसीआई के अकॉर्डिंगली रेट्स लिखे जाते हैं, जब एसीआई के अकॉर्डिंगली रेट्स या कोट्स लिखे जाते हैं, तो उस टाइम पर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब सर ये तो आपने सॉल्यूशन नहीं बताया, तो आपने दुविधा बढ़ा दी, है ना। मैंने आपको कहा कि ट्रेडिशनल वे में जब रेट लिखे जाएंगे तो हमेशा उनको क्या करना है, हम लोगों ने रीड करना है। रीड मतलब रुपीज पर डॉलर, डॉलर पर पाउंड, पर जिसके साथ होगा उसके बाद एक लिखा जाएगा, आगे उसका प्राइस, है ना, दूसरी करेंसी पर। जब रेट्स एसीआई के अकॉर्डिंगली होंगे तो आपको उनको क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, करेंसी को दूसरी तरफ लिख देंगे, जो न्यूमरेटर में है उसके साथ 1 लिख दिया जाएगा। पर अब सर अब तो दुविधा और बढ़ गई कि ये कैसे पता चलेगा कि पेपर वाले ने ये रेट एसीआई के अकॉर्डिंगली लिखे या ट्रेडिशनल वे से लिखे। वो मैं आपको पहचान बता दूंगा, तो काम खत्म हो जाएगा फिर। बिल्कुल सर। अब सुनिए कि अगर एसीआई के रेट होंगे तो वो खुद आपको चीख चीख कर कैसे बताएंगे कि हम एसीआई के रेट से बताएंगे सर, हमें बिल्कुल बताएंगे कैसे। जब भी कभी एसीआई के अकॉर्डिंगली कोई कोट लिखा जाता है तो उसमें दोनों की दोनों करेंसीज, उसमें दोनों की दोनों करेंसीज को तीन तीन कैपिटल लेटर्स के रूप में डिनोट किया जाता है। कितने कैपिटल लेटर्स? 3। ठीक है। आप लोगों ने रुपीज को ऐसे लिखा हुआ भी देखा होगा, आप लोगों ने रुपीज को ऐसे भी कभी कभी देखा होगा। ठीक है। ये जो है वो ट्रेडिशनल वे है, ये जो है वो एसीआई का तरीका है। तो जब भी कभी रेट्स, दोनों रेट्स, एक नहीं दोनों, किसी सिंबल में, किसी स्मॉल लेटर में नहीं, कोई और तरीके से नहीं, अगर दोनों रेट्स कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं तो उसका मतलब है ये कौन सा रेट है फिर, ये एसीआई का रेट है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ऐसा लिखा हो रुपीज पर डॉलर, तो इसका मतलब अगर ठीक से लिखना होगा तो इसका मतलब होगा $1 इज इक्वल टू इतने रुपए, रुपीज पर डॉलर। पर अगर वहीं पर आपको ऐसे लिखा हुआ होगा INR/USD इज इक्वल टू, तो ये किसके अकॉर्डिंगली है रेट। आपने कोई रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट है प्रॉपरली। ठीक है। कोई ये नहीं कि छुपे हुए होंगे कहीं पे पता चलेगा, क्वेश्चन याद करना है, कुछ नहीं करना, समझना है सब चीजों को, और इसीलिए हम यहां पे है ना। तो अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है कुछ भी रेट, तो इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखना पड़ेगा, 1 INR इज इक्वल टू इतने यूएसडी, यूएस डॉलर्स। ठीक है। तो जब भी मेरे पास कभी भी, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। कभी अगर लास्ट बार, कभी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में रेट्स लिखे हों तो क्या उनको ठीक से लिख सकते हो आप लोग, और लिखते टाइम क्या करना है उनको हमेशा, या ठीक से लिखे उनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में लिख सकते हो आप लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या करना है उनको हमेशा, रीड करना है। क्या करना है उनको हमेशा, रीड। रीड करने का मतलब क्या है कि डॉलर्स पर पाउंड, पाउंड्स पर डॉलर, रुपीज पर डॉलर, पर जिसके साथ है वो एक, उसके आगे वो कमोडिटी है, मतलब उसके आगे उसका प्राइस करेंसी है। ठीक है सर। पर इसकी एक्सेप्शन है जरूर, और एक्सेप्शन कौन सी है, होपफुली अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि अगर वो रेट किसके अकॉर्डिंगली लिखे गए हों, द आंसर इज अगर वो रेट एसीआई के अकॉर्डिंगली है। अब ये एसीआई कौन है, एसीआई आप लोगों का है एसोसिएशन ऑफ कैम्बिस्ट इंटरनेशनल। तो रेट को क्या करना पड़ेगा हमें ठीक से लिखने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। उस करेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई, जो न्यूमरेटर में उसके बाद 1 लिख देंगे हम लोग, वो कमोडिटी करेंसी होगी, है ना। सर पता कैसे चलेगा, पता लगाने का सिंपल तरीका है कि जब भी दोनों रेट्स, जब भी दोनों रेट्स कैसे लिखे हुए होंगे आप लोगों के पास, 3 कैपिटल लेटर्स के रूप में। ठीक है। तो कोई छुपे हुए रेट नहीं है, कोई हिडन रेट्स नहीं है, कुछ नहीं, याद रखना लॉजिक के साथ। तो अगर तीनों तीनों कैपिटल लेटर्स के रूप में रेट्स लिखे हुए हैं तो वो कौन से रेट हैं फिर, वो हमेशा आपके रेट हैं एसीआई के रेट्स। और अगर वो एसीआई के रेट्स हैं, अगर और किसी भी तरीके से लिखा हो तो एसीआई के नहीं। मान लो मैं आपको ऐसे बोलूं कि जो रेट लिखा हुआ है, जस्ट गिव मी सेकंड,
अगर आपके सामने रेट लिखे हुए हैं, जस्ट सेकेंड, सोच के जल्दी से बताइएगा मुझे, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस के बीच में से भी पूछूंगा। अगर ऐसे लिखे हुए हैं डॉलर्स पर INR, ये कौन सा रेट है? ये ट्रेडिशनल वे है, कोई ACI का रेट नहीं, इसको रीड ही करना पड़ेगा। डॉलर्स पर रुपी, पर मतलब एक, है ना। अगर ऐसे लिखा हो USD/INR, कौन सा तरीका है ये? पुराना, ट्रेडिशनल, हमेशा रीड करना है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है $/INR, कौन सा तरीका है ये? पुराना। कोई सिंबल बीच में आ गया, कोई एक रेट आपने डिफरेंट लिख दिया, वो कभी ACI नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं ऐसे लिखे हुए ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या ग्रेट ब्रिटिश पाउंड डिवाइड बाई INR, तो ये कौन सा तरीका है? ये है आपका ACI का तरीका। अब मैं सवालों के बीच में से अगर आपसे पूछूं तो एक बार के लिए कंप्लीट अटेंशन रखकर मुझे आपने जवाब देना है, ठीक है। मुझे बताइए कि ये जो रेट लिखा हुआ है, प्लीज पे अटेंशन, ये जो रेट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मूला में, रीड करिए एक बार ये क्या लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना है ना। डॉलर्स पर पाउंड, पहले तो क्या ये ACI का है? नहीं सर, क्योंकि इसमें कोई 3 लेटर्स नहीं, और अगर ये ACI का नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? रीड। अगर इसको ठीक से लिखना होगा तो ये एक पाउंड का रेट है कि एक डॉलर का रेट है? डॉलर्स पर पाउंड, पर पाउंड मतलब एक पाउंड में इतने डॉलर्स, करेक्ट है सर। इसके बाद मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो रेट है, जैसे ये लिखे हुए रेट, ट्रेडिशनल वे से लिखा हुआ सर ये रेट, इसके बाद आपके पास आया सवाल, जो पेपर का बड़ा फेवरेट सवाल है, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। अगर मुझे मिल गया वो क्वेश्चन तो यहां पे देखिएगा अब। ये देखिए, ये है वो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जाम क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें मुझे बताइए ये कौन से रेट है? ये है सर ACI के रेट्स। तो अगर इस रेट को मुझे ठीक से लिखना हो तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? USD/INR इज इक्वल टू 48.30। अगर इसको मुझे ठीक से लिखना हो, जैसे हम नॉर्मली रेट लिखते हैं कि एक कमोडिटी के अगेंस्ट इतना, कमोडिटी वगैरह पहचान कर, तो क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स $1 या 1 USD इज इक्वल टू 48.30 रुपीज। और जब भी आपको कभी जरूरत पड़े तो आपने ठीक से लिख लेना, ताकि चांसेस ऑफ एरर खत्म हो जाए, है ना। तो ये, इसके अलावा भी हमारे पास काफी सवाल है जिनमें आपको तंग किया जाता है, बट ऐसे 2-3 ही क्वेश्चन हैं जिनमें कि, जैसे ये है, अब ये पेपर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, PM का क्वेश्चन है ना, इसमें क्या ये ACI के रेट है कि ट्रेडिशनल है? द आंसर इज ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग द कोड्स, दिस इज नॉट ACI रेट। तो ये कभी भी ACI के रेट्स नहीं है ना। तो इतना आप लोगों ने होपफुली समझ लिया होगा कि कभी अगर मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में लिखने पड़े रेट या लिखे हुए हो, हमेशा उनको रीड करना है। कुछ सिचुएशन में जब ACI के अकॉर्डिंगली हो तो उनको क्या करना पड़ेगा? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें किसी पर्सन को कोई दिक्कत हो, क्या हम आगे चल सकते हैं? क्योंकि अब बिना मतलब के टाइम वेस्टेज का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। नहीं लगेगा किसी चीज का पता तो वो आपने मुझसे पूछ लेनी है ना। अब आगे चलते हैं। इसी कड़ी में अगेन छोटे छोटे 2-4 पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं, जो कि आगे चलकर, ऐसा नहीं है कि कौन सी क्लास में ये पॉइंट आएगा, मे बी ये मैं कराऊं आपको 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, है ना। पर एक बार के लिए पूरा फॉरेक्स में जो पॉइंट्स हमें तंग करते हैं वो हम एक बार के लिए डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आज के दिन के लिए हम एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके पास 5 नंबर का एक एग्जाम का क्वेश्चन होता है, हमेशा मोर और लेस हर पेपर में आता है एग्जाम का सवाल, और वो आपको एक बार के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या है सर? बेहद आसान काम। अगेन पहली क्लास के पहले पॉइंट की तरफ को चलते हैं
और उसी से हम कॉन्सेप्ट बना लेंगे। मुश्किल कुछ नहीं है, अपनी तरफ से आपने बनाने की कोशिश नहीं करनी है ना। टेक्निकल नाम उनके क्या होंगे, जब जरूरत पड़ेगी मैं लिखवा दूंगा। मैंने आपको बोला एक सीधा सा सवाल, आज के दिन पर 1 किलो, आम आदमी की तरह ही आपने जवाब देना है, और 1 किलो आलूओं का रेट जो है वो 100 रुपए है। आज के दिन पे मार्केट जाएं तो 1 किलो आलू को कितने का खरीद सकते हैं हम लोग, 100 रुपए का खरीद सकते हैं सर। अगर मैं 1 साल बाद का ऐसे बात करूं कि 1 साल बाद जो 1 किलो आलू हैं वो 110 रुपए के हो जाएंगे। सिंपल सी लिखी मैंने, क्या होते हैं 1 साल बाद, कैसे क्या होता है, कैसे हो जाएंगे बाद की बात है, करेंगे डिस्कस उसको भी, पर स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा, सिंपल सा जवाब चाहिए मुझे। मैंने आपसे पूछा कि आज 1 किलो आलू का रेट 100 रुपए है और 1 साल बाद आलू जो है वो 110 रुपए के हो जाएंगे। मेरा आपसे पहला सवाल कि आज से 1 साल के बाद, जो आम आदमी का सवाल है, आम आदमी का मुझे जवाब चाहिए। मैंने आपको कोई किसी भी तरीके से कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये सब चीजें कुछ नहीं पढ़ाई, ना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। मैं सिंपल एक आम आदमी जो सड़क पर जा रहा होता है उससे जो सवाल पूछते हैं, हमने भी उतना ही नॉलेज अभी के लिए रखना है ना। मैंने आपसे सवाल पूछना है, आज 1 किलो आलू 100 रुपए के मिल रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 1 साल बाद ना 110 के हो जाएंगे आलू। और सिंपल मेरा सवाल आपसे कि आने वाले टाइम में आलू महंगे हो रहे हैं कि सस्ते हो रहे हैं। सर कोई भी बता देगा ये तो कि महंगे हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने रुपए महंगे हो रहे हैं आने वाले टाइम में, आप बोल देंगे 10 रुपए महंगे हो रहे हैं। कैसे निकाला आप लोगों ने, ऐसे ही निकाला, बाद वाला रेट माइनस पहले वाला रेट, ठीक है। मैं आपसे अगर परसेंटेज वाइज पूछूं कि कितने परसेंट महंगे हो रहे हैं, तो भी सर 10% महंगे हो रहे हैं। 100 की बजाय 110 के हो गए तो 10% महंगे हो रहे हैं सर आलू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपने 10% निकाला कैसे? मजे की बात यह है कि यही बहुत बड़ा फॉर्मूलाज के थ्रू 2 फॉर्मूले मिलेंगे आपको इसको किताबों में, जबकि टेक्निकली देखा जाए तो एक भी फॉर्मूला नहीं है, और कोई भी पर्सन जिसको बेसिक मैथमेटिक्स का आइडिया है वो इसका जवाब दे सकता है। कोई टेक्निकल मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, कोई डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोई कॉस, tan, थीटा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो अब ध्यान से मुझे बताइए आपने 10% निकाला कैसे? आपने यही किया, बाद वाला रेट माइनस, और ये लिखना है आपने, पहले वाला रेट डिवाइड बाई पहले वाला रेट मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं करूंगा तो डेसिमल फॉर्मेट में आंसर आएगा, अगर मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दूंगा तो परसेंटेज फॉर्मेट में आंसर आएगा। बट अगले 1 मिनट के लिए कंप्लीट अटेंशन, 5 नंबर का काम आधा हो जाएगा फिर उसके बाद, है ना। अब वो क्या कि अगर जब मैंने इसके ऊपर लगाया 110 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 10% आंसर आ गया, और ये महंगा हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव आया तो महंगा हो रहा है। अगर मैं बोलता कि 1 साल बाद आलू 90 रुपए के रह जाएंगे, तो आप बोलते सर 10 रुपए सस्ते हो रहे हैं, परसेंटेज 10% सस्ते हो रहे हैं, पर तब भी रेट फॉर्मूला तो वैसे ही लगता, 90 माइनस 100 बाद वाला रेट माइनस पहले वाला रेट पहले वाला रेट, है ना। पर अब दिक्कत क्या है, सबसे जरूरी पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहां पर जब मैंने आपसे पूछा कि ये 10% महंगा क्या हो रहा है, मैंने बताया नहीं आपको कैसे लगाओ तरीका, वो कोई भी कॉमन पर्सन लगा लेता है और वो आपको आती हैं चीजें ऑलरेडी, बस उन्हीं को मैं कॉन्सेप्ट का नाम जब दे देता हूं तो आपको लगता है कि फॉरेक्स, मतलब जब इनको फॉर्मूला के रूप में लिख दिया जाता है तो लगता है कि बड़े टिपिकल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। मुझे बताइए कि ये 10% जो महंगा हो रहा है वो क्या हो रहे हैं? सर आलू महंगे हो रहे हैं, है ना, जो कमोडिटी है वो महंगी हो रही है। पर मजे की बात यह है कि आपने फॉर्मूला लगाया प्राइस के ऊपर, मैंने नहीं बताया था, खुद ही किया था आपने, खुद ही बताया 10 रुपए महंगे हो रहे हैं। पर जब फॉर्मूला प्राइस के ऊपर लगा तो महंगाई या सस्ताई किसकी आई? वो आई उस कमोडिटी की। उस आलू महंगे हुए, रुपए महंगे नहीं हुए, ठीक है। अब ये पॉइंट आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप फॉर्मूला के ऊपर कैलकुलेशन या प्राइस के ऊपर फॉर्मूला लगाते हो, फॉर्मूला क्या, बाद वाला रेट माइनस पहले वाला रेट बड़े पहले वाला रेट, तो जब वो प्राइस के ऊपर लगता है तो महंगाई सस्ताई किस चीज की निकलती है? उस कमोडिटी की निकलती है, जो उन रेट्स में कमोडिटी थी। अब इन्हीं चीजों को टेक्निकल किस किस नामों से जाना जाता है, पहले तो मैं वो लिख दूं आपके लिए, वो आपने नोट करने मेरे साथ साथ।
उसके बाद मैं आप लोगों को फॉरेक्स के कंटेक्स्ट में भी ये चीजें लिखवा दूंगा, है ना। जो आज का रेट होता है किसी चीज का, उसको हम बोलना शुरू कर देते हैं फॉरेक्स की लैंग्वेज में स्पॉट रेट। स्पॉट रेट मतलब आज का रेट, ठीक है। जो एक साल बाद का यहां रेट लिखा हो उसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, फॉरवर्ड रेट। ये सर कौन देता है हम लोगों को, कैसे मिलते हैं हम लोगों को, वो चर्चा करूंगा मैं उस पर भी आज कर लूंगा या नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा। पर बाद वाला 2 महीने, 2 मंथ फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, 4 मंथ फॉरवर्ड रेट, जो उतने टाइम के बाद का रेट है उसको हम बोल देते हैं बाद वाला रेट, है ना। अब जो महंगाई होती है उसको बोला जाता है प्रीमियम ऑन करेंसी, प्रीमियम या डिस्काउंट ऑन करेंसी। पॉजिटिव आएगा, फॉर्मूला अगेन किताबों में आपको उल्टे सीधे मिलेंगे। किसी एक फॉर्मूला में लिखा होगा बाद वाला रेट माइनस पहले वाला, किसी में लिखा होगा पहले वाला माइनस वाला। आपने कुछ नहीं याद रखना, आपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है। और कॉन्सेप्ट में अगर आज आलू 100 रुपए के कल को 110 के हो जाएंगे तो कैसे निकलेगी महंगाई, बाद वाला रेट माइनस पहले वाला रेट पहले वाला रेट। पर एक प्रिंसिपल याद रखना है कि जो भी अगर वो पॉजिटिव आएगा तो महंगी हो रही है वो चीज, अगर नेगेटिव आएगा तो सस्ती हो रही है। पर महंगी भी या सस्ती भी जब फॉर्मूला प्राइस के ऊपर लगता है तो महंगाई सस्ताई किसकी निकलती है, हमेशा कमोडिटी की। ये कभी नहीं भूलना आपने, ठीक है। तो अगर मैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग, क्योंकि बच्चे के अगर फॉर्मूला रट के आंसर निकाल लेते हैं, लास्ट में उनको यही नहीं पता चलता कि ये डॉलर महंगा हुआ, डॉलर का प्रीमियम है या रुपीज का प्रीमियम है ना। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का हर मोर और लेस अटेम्प्ट में पेपर में होता है। कैसे, मैं आपको पेपर का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज, नहीं अगली क्लास में जब करेंगे। पर उससे पहले मुझे एक बार के लिए फॉरेक्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख दूं। मैंने यहां टेक्निकली वर्ड यूज कर दिया, स्पॉट रेट है $1 का इज इक्वल टू 45.90 और फॉरवर्ड रेट है मान लो 1 साल के बाद का ही $1 इज इक्वल टू ₹50.90। अब अगर आपको जहां पे एक लिखा होता है, मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि वो थोड़े से आलू दिखने शुरू होने चाहिए, अगर वो दिखने शुरू हो गए होंगे तो अब बेहद आसान है। क्या आप बिना कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में आलू महंगे हो रहे हैं कि सस्ते हो रहे हैं? सर सामने लग रहा है, बताइए आज के 1 किलो आलू या $1 जो है 45 का है, कल को 50 का हो जाएगा, तो डॉलर महंगा हो रहा है, प्रीमियम पे जा रहा है ना। क्या हम कैलकुलेशन वाइज बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि बाद वाला रेट माइनस पहले वाला रेट डिवाइड बाई पहले वाला रेट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एक बार कैलकुलेट कीजिए, 50.90 माइनस 45.90 डिवाइड बाई 45.90 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 10.89%। और ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना। पर मुझे एक चीज बताइए कि जब आपने फॉर्मूला प्राइस के ऊपर लगाया तो महंगाई सस्ताई प्राइस की निकली या उस कमोडिटी की, उस आलू की निकली? द आंसर इज उस कमोडिटी की। तो मैंने नहीं आपको बताया था, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कि बताइए कि आलू आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, आपने बोला सर महंगे हो रहे हैं, और आपको ये सब चीजें आती हैं, डोंट वरी, है ना। पर अगर आप इनके फॉर्मूलाज की तरफ को जाएंगे तो अभी तक शायद 10 12 15 फॉर्मूला हो गए होंगे, ठीक है। पर बिल्कुल भी किसी फॉर्मूला को क्रैम नहीं करना है, समझ के चलना है ना। तो अब यहां पर ये महंगा किस चीज का हुआ, प्रीमियम ऑन डॉलर, प्रीमियम ऑन डॉलर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, मुश्किल काम कुछ भी इसमें नहीं है। सर अगर हमारा दिल कर जाए, अब बादाम खाने का मैंने आपको बोला भी था लास्ट क्लास में कि बादाम खाने शुरू करने हैं ना, खुद सोचना है, स्पून फीडिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे यहां पर जरूरत पड़ जाए कि मुझे रुपीज पर प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो रुपीज पर करना है तो मुझे इतना प्रिंसिपल पता चल चुका है कि जब भी मैं प्राइस के ऊपर फॉर्मूला लगाता हूं तो महंगाई सस्ताई किसकी निकलती है, उस कमोडिटी की। ये सर एक जुड़ा हुआ होता है और फॉर्मूला प्राइस के ऊपर लग जाता है ना। तो रुपीज को के ऊपर अगर प्रीमियम डिस्काउंट चाहिए तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जो मेरे तरीके होते हैं उसमें एक्स्ट्रा काम जरा सा आपको करना पड़ता है कई बार, पर फॉर्मूला कोई नहीं याद करना पड़ता, और वो कितनी कन्वीनियंस है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। कि जब बिना फॉर्मूलाज के पूरे फॉरेक्स पूरे डेरिवेटिव्स होने शुरू हो जाएंगे तो पढ़ने का भी मजा आएगा लाइफ में, है ना। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि ₹1 क्या इन दोनों कोटेशंस में
रुपए को कमोडिटी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं सर। 1 रुपी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 45.90 $। ये आज का रेट हो गया। 1 रुपी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 50.90 $। क्या अब इन दोनों कोटेशंस में रुपी कमोडिटी है, तो इसके फॉर्मूला के, इसके प्राइस के ऊपर अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या महंगाई सस्ताई रुपए की निकल जाएगी सीधे सीधे? बिल्कुल निकल जाएगी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या है, फिर वही बाद वाला रेट माइनस पहले वाला रेट डिवाइड बाई पहले वाला रेट मल्टीप्लाइड बाई 100। पर ये महंगाई सस्ताई अब किसकी निकलेगी? रुपीज की निकल जाएगी। ठीक है, और आपने कैलकुलेटर को कैलकुलेटर पर ही करना है, तो कोई दिक्कत तो हमें ज्यादा है नहीं। सर डेसिमल वगैरह का अभी फिलहाल सीख लीजिए, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कब आपने 3 डेसिमल तक लेने हैं, कब आपने 4 तक लेने हैं। फिलहाल के लिए इसको आप एंड तक लेना चाहे एंड तक ले सकते हैं, 4 तक लेना हो 3 तक लेना हो, आप करके आंसर निकाल लीजिएगा। होपफुली आप निकाल सकते हैं ना। तो एक बार के लिए मुझे दोबारा से याद करा दीजिए कि अगर मुझे प्रीमियम या डिस्काउंट ऑन करेंसीज निकालना है तो कैसे निकलेगा। अगर आप भूल जाओ फॉर्मूला तो क्या करना है, याद कर लेना है कि अगर आज 1 किलो आलू 100 रुपए के, कल को 110 के हो जाएंगे, तो महंगा क्या हो रहा है? महंगे हो रहे हैं आलू, रुपए नहीं, है ना। तो अगर आज 1 किलो आलू का रेट 100 रुपए है, कल को 110 हो जाएगा, तो 10% आलू महंगे हो रहे हैं, निकालूंगा कैसे मैं? ठीक है, बाद वाला रेट माइनस पहले वाला रेट डिवाइड बाई पहले वाला रेट, दैट्स इट। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में मुझे कभी भी बेसिक पॉइंट जो याद रखना है वो क्या है कि जब भी फॉर्मूला प्राइस के ऊपर हम लगाते हैं, कोई भी आम आदमी लगाता है, तो महंगाई सस्ताई उस कमोडिटी की पता चलती है। ठीक है, तो जब भी हमें कभी भी प्राइसेस के ऊपर फॉर्मूला लगेगा तो महंगाई सस्ताई, प्रीमियम डिस्काउंट, टेक्निकल शब्द चलो यूज कर लेते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट किसका निकलेगा? उस कमोडिटी का। ठीक है, अब यहां पे इसी के साथ में मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं सॉरी, जिसका आपने मेरे लिए प्रीमियम या डिस्काउंट निकालकर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.4890 पाउंड्स एंड 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.4990 पाउंड्स। ये दो कोट्स है, ये आज का स्पॉट रेट है एक, ये फॉरवर्ड रेट 1 साल का मान लो। ठीक है, और मैं आपको पूछूं कि मुझे बताइए प्रीमियम या डिस्काउंट ऑन, पहला सवाल ऑन कैनेडियन डॉलर, दूसरा सवाल ऑन पाउंड। तो मुझे बताइए कि कैनेडियन डॉलर पर अगर मुझे प्रीमियम डिस्काउंट निकालना हुआ वो कैसे निकलेगा। सिंपल सा प्रिंसिपल है, क्या कैनेडियन डॉलर ऑलरेडी कमोडिटी ही है तो इसके प्राइस के ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है? बाद वाला रेट 0.4990 माइनस 0.4890, पहले वाला रेट डिवाइड बाई पहले वाला रेट 0.4890 मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर प्लस आएगा तो प्रीमियम है, माइनस आएगा तो डिस्काउंट है। ठीक है, सेकंड मेरे पास है तो सस्ती हो रही चीज है ना। सेकंड आएगा अगर पाउंड के ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है और जंप नहीं मारना है, क्या मेरे पास एक, अगर मैं प्राइस के ऊपर फॉर्मूला लगाने की सोच रहा हूं तो उसके लिए जो महंगाई सस्ताई किसके ऊपर निकलेगी? जो कमोडिटी होगी। पर मुझे अगर पाउंड के ऊपर महंगाई सस्ताई निकालनी है तो पाउंड मुझे कमोडिटी की तरफ पे चाहिए, और जो रेट्स दिए गिवन है उनमें क्या पाउंड कमोडिटी है? नहीं है सर। पर क्या बनाई जा सकती है? बिल्कुल। तो 1 पाउंड जो स्पॉट रेट आया मेरे पास इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.4890 कैनेडियन डॉलर्स, और फॉरवर्ड रेट क्या आया? 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4990 कैनेडियन डॉलर। अब फॉर्मूला फिर वही है, बाद वाला रेट माइनस पहले वाला रेट, 1 डिवाइड बाई 0.4990 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.4890 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 0.4890 मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर ये दोनों आंसर मुझे एक बार के लिए निकालने हो आप लोगों के लिए, आप भी निकाल लीजिए। माइनस 0.4890 डिवाइड बाई 0.4890 मल्टीप्लाइड बाई 100।
तो ये पॉजिटिव आएगा 2.04% अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं लास्ट तक कैलकुलेटर पे जाने देता हूँ इन फिगर्स को, है ना। अदरवाइज आप अगर डेसिमल्स में कर दोगे उनको, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन एरर आ जाएगा, इसमें चिंता कोई नहीं है उसकी, है ना। और ये महंगाई होगी कैनेडियन डॉलर की। वाइस वर्सा अगर मैं बोलूं तो 1 डिवाइड बाई 0.4990 इज इक्वल टू आया 2.004 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.4890 इक्वल माइनस 2.045, अगर 3 डेसिमल तक ले रहा हूं मैं, डिवाइड, अगर आप थोड़ा ज्यादा तक ले लोगे तो डिफरेंस थोड़ा सा आ जाएगा, 0.045 इज इक्वल टू 2.004 माइनस 2.045 डिवाइड बाई 2.045 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव आएगी 2.005% और नेगेटिव। तो ये आपका क्या हो रहा है, पाउंड क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है ना। तो इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। टेक्निकल अपनी तरफ से आपने इसको बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। तो जब भी लास्ट बार आगे चलने से पहले, जब भी आपके पास प्रीमियम या डिस्काउंट कभी निकालना हो, तो जब फॉर्मूला आप प्राइस के ऊपर लगाते हो तो महंगाई सस्ताई किसकी निकलती है, वो हमेशा निकलती है कमोडिटी की, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं, तो जब भी कभी मुझे कमोडिटी जिसके ऊपर प्रीमियम डिस्काउंट चाहिए, वो मुझे कमोडिटी साइड चाहिए, तो कन्वर्ट अगर नहीं है वो उस साइड, तो बनाई जा सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात होपफुली नहीं है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो इसका सेकंड पॉइंट होता है, वो भी हम लोग जो है वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी, है ना। पर एक बार के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क के सवाल दे रहा हूं जो आपने जल्दी से नोट करने हैं और खुद इनको प्रैक्टिस करना है। और जो मैं अब आपको रेट लिखने वाला हूं, इसमें आपने दोनों करेंसीज के ऊपर बाय डिफॉल्ट दोनों करेंसीज के ऊपर जो है वो प्रीमियम डिस्काउंट निकालने की कोशिश करनी है ना, ताकि आपको, और एक चीज अब आपको धीरे धीरे समझ आनी शुरू होगी, वो क्या सर, कि अगर आप इन चीजों को समझना शुरू कर दोगे और अगर आपको समझ आ जाए, तो फिर कोई 200 सवाल करने की जरूरत नहीं होती, 50 सवाल करने की जरूरत नहीं होती। जब समझ नहीं होती है तो चाहे कई बार क्या होता है कि आप 50 सवाल 10 सवाल 15 सवाल कर लेते हो, आपको लगता है कि मुझे आ गया फॉर्मूला याद कर करके, है ना। जब आप खुद करने बैठते फिर भूल जाते हैं। जब आपने इस चीज को समझ लिया एक बार, तो अगर एक सवाल भी कर लिया आपने खुद, वो भी 100 के बराबर हो जाएगा, और ऐसे अगर 100 भी कर लिए वो भी 1 के बराबर भी शायद नहीं होंगे, है ना। तो अब एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे होमवर्क लिख रहा हूं मैं पहले तो आप लोगों के लिए, कुछ नई करेंसी ढूंढते हैं ना। 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 25.98 एंड 25.98 रहने देते हैं सर। अगर 2 वे कोड्स होंगे वो जब आगे चलेंगे तब डिस्कस करेंगे, है ना। $25.2829 सॉरी। तो अगर 25.29 जो है वो मेरे पास रेट है आज का, दिस इज स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट मेरे पास है 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 27.19, ठीक है। तो मुझे दोनों करेंसीज के ऊपर प्रीमियम डिस्काउंट चाहिए। सेकंड, पहला एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल या होमवर्क का आपके पास है 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू 1.4312 सिंगापुर डॉलर, ये आज का रेट है। और फॉरवर्ड रेट है 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू 1.3791 सिंगापुर डॉलर। ये मैंने दो रेट लिख दिए। आपने पहले वाले केस में हांगकांग डॉलर रुपये दोनों के ऊपर प्रीमियम डिस्काउंट निकालना है, दूसरी बार में ऑस्ट्रेलियन डॉलर सिंगापुर डॉलर दोनों के ऊपर प्रीमियम डिस्काउंट निकालना है। जब भी कभी फॉर्मूला प्राइस के ऊपर लगता है तो महंगाई सस्ताई किसकी आती है, कमोडिटी की, है ना। और फॉर्मूला क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है टेक्निकल को बड़ा याद रखने वाला, बाद वाला रेट माइनस पहले वाला रेट डिवाइड बाय पहले वाला रेट। और होपफुली आप इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है। अब इसी के बाद इन दो सवालों को जल्दी से सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 5 मिनट का टाइम। ठीक है, 5 मिनट के टाइम के बाद, 5 से 7 मिनट के बाद हम लोग जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक आपने एक बार इसको ट्राई करना है ना। जल्दी से ट्राई करिए। चलो, अब वैसे भी आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं शायद आपको आंसर भी ना बता पाऊं, कोई एक और आध क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि बड़ी मेहरबानी हुई है मेरे सिस्टम की कि मेरा वर्ड जो है वो बीच में क्रैश कर गया और उसकी वजह से वो सेव नहीं हो पाया जो मैंने आपको डाटा लिखवाया था। ठीक है, और वो इम्प्रॉम्प्ट ही अमाउंट थे। तो अगर आपके पास है लिखे हुए तो एक बार आपने उनको, या मुझे चाहे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको आंसर एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भी बता दूंगा, या फिर आप बड़े आराम से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाद वाला रेट माइनस पहले वाला रेट डिवाइड बाई पहले वाला रेट, उतना ही काम है, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब जाने से पहले लास्ट बार एक छोटा सा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है, फिर चीजों को रिवाइज करेंगे और फिर बड़े आराम से, बिलीव माय वर्ड्स, अगली क्लास में हम लोग सीधा सवालों से ही शुरुआत करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा था ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने सीखी, चाहे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट हो, चाहे बाकी की चीजें हो, वो बहुत ज्यादा हमारे काम आएंगी, चाहे टू वे कोट्स हो। ठीक है, और उसके अलावा ज्यादा बड़ी नई चीजें नहीं आने वाली हैं, सो डोंट वरी। अब अगर आप इतनी चीजें कर सकते हो तो फॉरेक्स आपने सीख चुके हो। ठीक है, अब आपको भी पता नहीं चलेगा कब ये शुरू होगा चैप्टर और कब खत्म भी हो जाएगा, अगर इतनी चीजें आप अच्छे से कर सकते हो ना। अब जाने से पहले एक छोटा सा पार्ट, और मैं फिर से एक वही कहानी सुना रहा हूं। अगर आज 1 किलो आलू जो है, अगर आज 1 किलो आलू जो है वो 100 रुपए के हैं, ये मैंने आपको बताया एक एग्जांपल। आज 1 किलो आलू जो वो कितने के हैं, 100 रुपए के हैं। और एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी साथ में कि 1 साल बाद आलू 10% महंगे हो जाएंगे। तो मुझे 1 साल बाद का 1 किलो आलू का रेट बताओ। बड़ा सिंपल सी चीज, टेक्निकल जितना बनाना हो बनता चला जाएगा, सिंपल जितना रखना हो सिंपल रहेगा, है ना। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर आज 1 किलो आलू का रेट 100 रुपए है, 1 साल बाद जो आलू है वो 10% महंगे हो जाएंगे, तो 1 साल बाद 1 किलो आलू का क्या रेट होगा। तो आंसर उसका बड़ा सीधा सा है, आपने शायद पता भी कर लिया होगा। उसका आंसर है 110 रुपए। अब वो 110 आपने निकाले कैसे? कुछ नहीं किया सर, हम लोगों ने 10% उस रेट में जोड़ दिया, है ना। तो फिर वही प्रिंसिपल है कि अगर ये स्पॉट रेट है, अगर ये आपको गिवन है और महंगाई या सस्ताई गिवन है, तो क्या फॉरवर्ड रेट भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल। पर जो प्रिंसिपल है वो माइन्यूट, लास्ट 1 मिनट के लिए पूरी कंसंट्रेशन कि वो निकला कैसे। निकला बड़े सीधे सा तरीका है कि जब भी आप लोगों के पास किसी कमोडिटी का प्रीमियम डिस्काउंट गिवन है, तो वो उसके प्राइस में सीधा जुड़ जाता है, वो उसके प्राइस में सीधा जुड़ जाता है और फॉरवर्ड रेट निकल के आ जाता है, बात खत्म। जब भी किसी कमोडिटी का प्रीमियम डिस्काउंट होता है तो वो जुड़ता कहां है? जाकर उसके प्राइस में।
अगर मैं बोलूं कि आलू 10% सस्ते हो रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। जुड़ता है या घटता है, वो किस में जुड़ता है, घटता है प्राइस में। ठीक है, बस इतना ही काम है। जब सवालों के ऊपर जाएंगे तो इनके ऊपर भी चर्चा होगी, इसके रिगार्डिंग भी सवाल आएंगे, पर ध्यान रखना है आपने। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए बनाने के लिए कुछ सवाल पूछूं तो ध्यान से मुझे बताइएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं कि $1 का रेट है 100 रुपए, मान लो समझने के लिए, ठीक है, और मैं बोलूं कि आने वाले टाइम में 1 साल में जो डॉलर है वो 15% प्रीमियम पर जा रहा है, तो मुझे 1 साल के बाद का $1 का रेट बताइए। अब डॉलर क्या है, यहाँ पे कमोडिटी है, ये आलू दिख रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को, बिल्कुल सर। तो अगर मैं पूछूं आपसे 1 साल के बाद का फॉरवर्ड रेट बताइए, तो क्या इसमें अगर महंगाई है तो इसकी महंगाई इसमें सीधा जुड़ जाएगी, जो उसका प्राइस है, ठीक है, वो उसमें सीधा सीधा तरीके से जुड़ जाती है। और अगर ये सस्ताई होती तो क्या हो जाती, उसमें से माइनस हो जाती। सर अगर ये महंगाई जो है या सस्ताई जो है वो रुपयों में होती, ठीक है, मैं अगर आपको बोलूं सेकेंड एग्जांपल कि $1 का रेट दिया हुआ आपको 45.90, बट साथ में लिखा हुआ कि आने वाले टाइम में 10% प्रीमियम पे जाएगा रुपया, और आपको बोला कि फॉरवर्ड रेट निकालो। अब फंस गए हम लोग। क्या फंस गए? मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी आपके पास प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो तो जब प्राइस के ऊपर फॉर्मूला लगाते हो तो महंगाई सस्ताई कमोडिटी की निकलती है, ठीक है। और अगर आपको महंगाई सस्ताई दी हुई है तो जो कमोडिटी की महंगाई सस्ताई है, प्रीमियम डिस्काउंट है, वो उसके प्राइस में जुड़ जाता है या घट जाता है। अब मेरे पास महंगाई सस्ताई किसकी दी हुई है? सर रुपए की। तो रुपए कमोडिटी अगर हो तो उसके प्राइस के ऊपर जुड़ जाएगी या घट जाएगी? हाँ जी बिल्कुल सर, ठीक है। तो क्या रुपए को कमोडिटी बनाया जा सकता है किसी तरीके से? बिल्कुल सर, वो तो सबसे पहले सीख के आए थे। $1 इज इक्वल टू 1/45.50 तो अब क्या इसका फॉरवर्ड रेट निकाला जा सकता है? ₹1 इज इक्वल टू 1/45.90 प्लस 10%, या माइनस होता रुपयों के ऊपर तो माइनस कर देते। तो जो भी आपके पास कमोडिटी है उसमें उसकी महंगाई सस्ताई प्रीमियम डिस्काउंट जुड़ जाता है या घट जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि हमने कर दिया खत्म हो गया, इसके सवाल जब आएंगे तो यही चीजें बार बार रिपीट भी होंगी, वहां पर भी करेंगे इन पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज, चिंता कोई नहीं। पर अब इस छोटे से पॉइंट के साथ कुछ बेसिक्स, काफी हद तक आप बेसिक्स जो है उसमें कवर कर चुके हो। दो छोटे छोटे बेसिक्स बचते हैं अब इसके बाद। एक है आपका जो रेट्स को लिखने का तरीका, और एक है स्वैप पॉइंट्स। ये दो छोटे से बेसिक्स करके अगली क्लास में हम लोग फिर सवालों की तरफ और क्वेश्चंस की तरफ को चल पड़ेंगे, और बड़े आराम से हम लोग उनको कर भी पाएंगे। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जिस फॉरेक्स के सवालों से आप इतना डरते थे, जो पीएम के साथ मैच नहीं होते थे, वो इतनी आसानी से कैसे हो पा रहे हैं, है ना। बट इसके लिए इस क्लास को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आई विल नॉट से याद करना, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब आज के लिए अगेन, अगर आपने लिखा ना हो, कुछ लिखने से रह गया हो कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं कि आपको लिखा हुआ प्रॉपर यहां पर सब चीजें मिल जाएंगी, है ना। अब मैंने आपको कल भी बोला था कि आपने पहले आगे चल के पढ़ना नहीं है, वो जब जब मैं करा दूंगा किसी चीज को उसके बाद आप लोगों के पढ़ने के लिए ही है ये चीजें, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हो। अभी जैसे तो यहां पे पहला पेज तो हम लोगों ने देख भी लिया था आई थिंक। तीसरे पॉइंट मैंने आपको कल मना किया था कि पढ़ना मत है, आज पढ़ सकते हो आप लोग, कि एक्सचेंज रेट्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। बैंक मींस जो आपका दुकानदार है, जैसे सब्जी मंडी का दुकानदार होता है, यहाँ पे बैंक होते हैं। ये कैसे काम करता है, इसका लेयरिंग सिस्टम कैसे है, कैसे मैकेनिज्म काम करता है, ये अगली क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, है ना। तो जो हमें रेट, जो बैंक का बाइंग रेट होगा, मतलब जिसपे वो खरीदेगा, हमारे लिए, हम जिसपे बेच रहे होंगे, है ना, हम बेच रहे होंगे तो वो खरीद रहा होगा, और हम खरीद रहे होंगे तो वो बेच रहा होगा। उसके बाद आपके पास जो ये है सम राइटिंग मेथड्स ऑफ कोड्स, ये मैंने अभी आपको कराना है, तो ये मत पढ़िएगा क्या लिखा हो गया, नहीं छोड़ो परे। स्वैप पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट छोटे छोटे मैंने आपको बताया। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आ गया प्रीमियम डिस्काउंट ऑन वन करेंसी। तो पहले लिखा हुआ, और ये अगेन फॉर्मूलाज नहीं है, लॉजिक्स है ना। तो लॉजिक क्या है उसका, कि अगर आज स्पॉट डेट पर आलू 1 किलो 100 रुपए के मिल रहे हैं, और 1 साल बाद जो है वो
110 के हो रहे हो तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि आलू 10% महंगे हो रहे हैं। फॉर्मूला क्या लगा, प्रीमियम डिस्काउंट ऑन आलू का बाद वाला रेट माइनस पहले वाला डिवाइड बाय पहले वाला रेट। अब नीचे क्रक्स भी लिखा हुआ मैंने आपको कि प्रीमियम डिस्काउंट हमेशा कमोडिटी करेंसी का निकलेगा, बट फॉर्मूला किसके ऊपर लगेगा, प्राइस के ऊपर लगेगा। सेकंड इसका ऑल्टरनेटिव भी कि अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आज 1 किलो आलू का रेट 100 रुपए है और कल को आलू 10% महंगे हो जाएंगे, तो कल का रेट बताइए। तो कैसे, जिसका प्राइस है उसमें जुड़ जाएगा, बट किसका प्रीमियम डिस्काउंट जुड़ जाएगा उसमें, जो कमोडिटी है, कमोडिटी का प्रीमियम डिस्काउंट उसके प्राइस में सीधा ही जुड़ जाएगा, जो आपको एग्जांपल के रूप में भी मैंने समझाया हुआ है ना, कि अगर प्रीमियम डिस्काउंट आपको ये लिखा हो रुपए पे गिवन हो तो पहले रुपए को क्या बनाना पड़ेगा हमें, कमोडिटी, फिर उसका प्रीमियम डिस्काउंट सीधा उसके ऊपर प्राइस के ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां तक हम लोगों ने चीजें की। दो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स आपके बचते हैं, अब वो हम जो है वो अगली क्लास में कवर करेंगे। आज हम लोगों ने अब जाने से पहले बस एक चीज का ही ध्यान रखना है, जो हम लोगों ने रिवाइज भी करनी है, कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें की। उन चीजों को बस एक बार हम रिवाइज करके फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। हार्डली इट विल टेक 2 मिनट्स, पर ये बहुत जरूरी क्लास थी आप लोगों की, और इसीलिए आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज मेरे साथ साथ एक बार कर लेना है। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत करी 3 गोल्डन रूल्स के साथ। ठीक है, और गोल्डन रूल्स में एक छोटी सी अमेंडमेंट करी कि अगर 2 वे कोड्स हो, मैं उनमें से कुछ मेजर आपसे पॉइंट पूछूंगा। रिक्वायरमेंट में कमोडिटी का पता कैसे चलता है, जो फिक्स्ड है, पर खरीदना या बेचना ये पहले स्टेप का काम है कि तीसरे स्टेप का काम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे बाद में। किस पे चाहिए, ये तीसरे स्टेप का काम है, सिर्फ पहले 2 में इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, सेकंड मेरे पास आया कि जब भी आप लोग रिक्वायरमेंट कमोडिटी पता चल कर ली, उसका अगर 1 यूनिट का रेट पता है आपको, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, पर अगर 2 वे कोड्स हैं तो भी डिवाइड ही करना है, यूनिटरी मेथड ही लगाना है, पर फिर कैसे करना है, क्रॉस डिवाइड, कन्वीनियंस के लिए, ताकि लेफ्ट साइड पे छोटा ही रेट रहे, राइट साइड पे बड़ा ही रेट रहे। जब 2 रेट दिए होते हैं तो ये बैंक देता है हमें रेट हमेशा, या दुकानदार देता है हमें रेट। तो अगर दुकानदार दे रहा है तो दुनिया का प्रिंसिपल क्या है कि हमेशा बड़े रेट पर आपको चीज को बेचेगा और छोटे रेट पर आपसे चीज को खरीदेगा। ठीक है, आपकी पोजीशन ऑब्वियस सी बात है ऑपोजिट हो जाती। तो हमने जब रिक्वायरमेंट कमोडिटी पता कर ली, उसके 1 यूनिट का रेट भी पता कर लिया, तीसरे स्टेप पर अब देखना है कि जो फर्स्ट स्टेप में कमोडिटी थी उसको क्या करना है। मैंने अगर मैंने वो खरीदनी है तो सामने वाला बेच रहा होगा, अगर मैंने वो बेचनी है तो सामने वाला खरीद रहा होगा। जब वो खरीद रहा होगा वो हमेशा छोटे रेट पे खरीदेगा, जब वो बेच रहा होगा वो हमेशा बड़े रेट पर बेचेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे चले तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि रुपीज पर डॉलर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हमेशा उनको रीड करना है, पर डॉलर, पर मींस पर करके रीड करा जाएगा, वो 1 इज इक्वल टू उतनी करेंसी है ना। पर अगर वो रेट एसीआई के अकॉर्डिंगली है, और अब आप रिवाइज कर चुके हो कि एसीआई का मतलब क्या है, जब तीनों कैपिटल लेटर्स के रूप में वो लिखा जाते हैं, तो उसमें उनको क्या करना पड़ता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। उसकी एक एक्सेप्शन है, मैंने आपको बता दी, कोई क्रैम नहीं करना, समझना है उस चीज को। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों के पास आया प्रीमियम या डिस्काउंट्स ऑन करेंसीज, जो कि एक मेजर पॉइंट है, 5 नंबर का सवाल है वो। ठीक है, तो महंगाई सस्ताई, अगर आपसे पूछे कोई कि आज 1 किलो आलू 100 के हैं, कल को 110 के हो जाएंगे, तो क्या महंगा हो रहा है, रुपए महंगे हो रहे हैं कि आलू महंगे हो रहे हैं, आंसर इज आलू। तो जब भी आप फॉर्मूला प्राइस के ऊपर लगाते हो, फॉर्मूला क्या, बाद वाला रेट माइनस पहले वाला डिवाइड पहले वाला रेट, जब प्राइस के ऊपर लगाते हो तो महंगाई सस्ताई किसकी निकलती है, वो कमोडिटी की। ठीक है, वाइसे वर्सा सिचुएशन में वाइसे वर्सा सिचुएशन में अगर आप फॉर्मूला जो है, जब आपके पास महंगाई सस्ताई दी हुई है, प्रीमियम डिस्काउंट दिया हुआ है किसी करेंसी का, तो उसके प्राइस में वो या तो जुड़ जाएगा या घट जाएगा, पर अगर वो कमोडिटी का प्रीमियम डिस्काउंट है। ठीक है, इतना काम हम लोगों ने किया। 2 मैंने आपको क्वेश्चन दिए, मेरी तरफ से वो उड़ चुके हैं, तो अब उसके आंसर्स आपके भरोसे। पर अगर आपको में से किसी को प्रॉब्लम होगी तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, नंबर मेरा आप लोगों के पास है, तो मैं आपको चाहे कुछ 1-2 एग्जांपल्स और करा दूंगा। अगर लगेगा कि काम चल गया तो बहुत टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज के दिन के लिए हम लोग रुक रहे हैं। अगले जो पॉइंट्स हैं, अगले जो 2 पॉइंट्स बेसिक बचते हैं, उसके बाद नया पॉइंट कोई नहीं आएगा।
उसका सिर्फ सवाल 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 सवाल, और आपको भी पता नहीं चलेगा कि जिस फॉरेक्स को लोग 40 50 घंटे पढ़ते हैं, वही फॉरेक्स हम 12 से 15 घंटे में कर देंगे खत्म, और वही पीएम होगा खत्म, वही क्वेश्चंस होंगे सारे खत्म। कैसे होंगे वो अब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि अब आपको पता नहीं है पर आप 90% फॉरेक्स की चीजें ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है, तो जो भी लोग इस क्लास को अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको अगली क्लासेस की वीडियोस के भी अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको कुछ डिटेल्स मुझसे चाहिए तो मेरे नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस या बुकलेट के लिए, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के दिन के लिए आप लोगों की छुट्टी है, मजे करिए, घर पे आराम से बैठकर सेफ रहिए। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।